स्टार्ट हो गया। कुछ खाएगा भी मतलब ऑलमोस्ट कुछ खाएगा भाई जाना है क्या? नहीं नहीं नोटिफिकेशन थोड़ी देर में आएगा शायद, या तो उस पर चल जाओ DCDC सर्च कर लो DCDC उसको दिखा देगा। इंट्रो दे देते हैं। So hello everyone, welcome to the live stream from DCDC किडनी केयर हेड ऑफिस। अभी हम साथ में हैं मिस्टर शेख सादी सर हैं और मैं दीपक शर्मा, आप मुझे भली बात ही जानते होंगे। जसवीर सिंह गुड मॉर्निंग, अवंतिका चतुर्वेदी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्ट्रीम। और आज इस लाइव को करने का मकसद ये था कि आपको कैन्युलेशन टेक्निक्स के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाएं। तो चलिए उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजेंडा बताते हैं आपको कि क्या चीज़ें हैं, क्या टॉपिक्स हैं, तो वो आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले तो कैन्युलेशन टेक्निक्स में आपको हम बताएंगे कि नीडल आपको जो आप कैन्युलेशन करते हो, जो आप नीडल लगाते हो, तो क्या क्या उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से, जब आप नीडल लगाने जा रहे हैं आपको नीडल कौन सी सिलेक्ट करनी है, पेशेंट का जो एक्सेस है उस पर आपको क्या ध्यान देना है, और नीडल्स लगाने के बाद उसको सिक्योर कैसे करना है। उसके बाद उस फिस्टुला को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आपको सिक्योरिटी के साथ कैसे डायलिसिस को स्टार्ट करना है, और उसके बाद फाइनली डीकैन्युलेशन आपको कैसे करना है। ये सारी चीज़ें कवर होंगी आज के सेशन में, तो बने रहिएगा एंड तक। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, वो एंड के लिए बचा के रखिएगा, और एंड में जब आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डालेंगे तो उसके आंसर्स हम लोग साथ के साथ आपको देंगे। सुफियान चौधरी, वेलकम टू द स्ट्रीम, गुड आफ्टरनून। जितेंद्र, गुड आफ्टरनून। सो ओवर टू शेख सादी सर, तो वो आपको कुछ बताएंगे कुछ चीज़ों के बारे में। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं पहले उसके बारे में भली बाती से जान लें। जैसे हम कैन्युलेशन टेक्निक्स की आज बात करने वाले हैं, कैन्युलेशन टेक्निक्स ऑफ एवी फिस्टुला। तो उससे पहले हम ये जान लें कि जो हमारे पास नीडल्स हैं, उन नीडल्स के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, और हम जो यूज़ कर रहे हैं इतने सालों से, 10 साल से, 12 साल से, 5 साल से, तो क्या हमने ये जाना है कि उसमें एक एक कंपोनेंट्स क्या की फ़ीचर रखता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक बारी आप साथ के साथ नीडल का, एवी फिस्टुला नीडल का स्ट्रक्चर साथ में देख लें, ठीक है। सो नीडल के एट्रीब्यूट्स पर आने से पहले कैन्युलेशन टेक्निक्स हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले हम नीडल एट्रीब्यूट्स में जानना चाहते हैं कि भाई नीडल एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, नीडल की खासियतें क्या क्या होती हैं। 16 गेज, 17 गेज नीडल, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, किस पार्ट को क्या नाम दिया जाता है। तो देखा होगा आपने, जिसको एवी फिस्टुला नीडल सब लोगों को पता है। एवी फिस्टुला नीडल में विंग्स होते हैं, बटरफ्लाइज जिसको आप बोलते हो, ठीक है। जो नीडल वाला पार्ट है उसको हम शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट में एक बैक आई होती है और एक रोटेटिंग हब होता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो नीडल की एट्रीब्यूट के कुछ नीडल के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं। तो बात करें नीडल एट्रीब्यूट्स की, तो पहला एट्रीब्यूट है नीडल का, पहली खासियत है नीडल का जो है सिरा। तो ये बड़ा हिस्टोरिकल इसका बैकग्राउंड है, इसकी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट अगर हम कुछ चीज़ जानते हैं तो उसकी हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहाँ से वो इवॉल्व होकर के आज किस मुकाम तक पहुँची है एक सुई। तो सुई जो थी पहले है ना, गोल हुआ करती थी, गोलाकार सिरे की होती थी, जिसको हम ब्लंट नीडल्स बोलते थे, ठीक है। उसका पैना जो सिरा था वो पैना नहीं हुआ करता था। गुड आफ्टरनून ऑल, मोनिका सिंह गुड आफ्टरनून। फिर हमारे पास जो नीडल्स आई, देन हमारे पास शार्प नीडल्स भी थी, जिनके जो सिरे होते थे वो कैसे होते थे, शार्प हुआ करते थे। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है कि भाई नेशनल किडनी फाउंडेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो गाइडलाइंस देती है कि भाई आपको डायलिसिस कैसे करनी है, आपको क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो आप उसका भी रुख कर सकते हैं। तो नेशनल किडनी फाउंडेशन ने कहा कि भाई आप लोग ना आज से पैने सिरे वाली यानी शार्प नीडल्स का इस्तेमाल करो, जो हमारे सेंटर्स में यूज़ होती हैं।
तो एज़ पर द गाइडलाइंस ऑफ नेशनल किडनी फाउंडेशन वी आर यूजिंग शार्प नीडल्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ब्लंट नीडल्स क्यों नहीं यूज़ कर रहे? ब्लंट नीडल्स में क्या होता था ना, पॉपिंग बैक होती थी, इसको ट्रैम्पोलिन इफेक्ट कहते हैं, कि हम जब सुई लगाते थे तो ट्रैम्पोलिन इफेक्ट हो जाता था, नीडल जो है वेजल से बाहर आ जाती थी। ठीक है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस एंड ऑल ये सब हुआ करता था। तो नेशनल किडनी फाउंडेशन ने मना कर दिया कि भाई ये यूज़ नहीं करनी, शार्प नीडल्स यूज़ करनी है, ताकि फ्रिक्शन की वजह से वो वहाँ पर टिकी रहे। तो पहला जो हमने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जाना नीडल का, कि वो पहना कैसे, उसका सिरा कैसा है, पैना है या गोलाकार है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, वो ये चीज़ बारीकी से सुने, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी भी रिसेंटली पूछा गया है, अभी जो कल एग्ज़ाम हुआ है। दूसरा जो दूसरा एट्रीब्यूट है वो है नीडल गेज, है ना। नीडल गेज की अब हम बात करते हैं। नीडल गेज से आप क्या कर समझते हैं? नीडल गेज का मतलब होता है कि भाई जो सुई जो है, आप जिसको बोलते हैं ना मोटी सुई है, पतली सुई है, तो बेसिकली नीडल गेज, जैसे मैंने बताया कि जो शाफ्ट होता है, शाफ्ट वो हिस्सा होता है जो आपका सुई वाला पार्ट होता है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बताया। तो नीडल गेज क्या बताता है कि भाई आपका जो शाफ्ट है उसका डायमीटर कितना है, यानी नीडल की मोटाई कितनी है। ठीक है, उसका डायमीटर कितना है। तो जनरली हम लोग जो अपनी सेटिंग्स में यूज़ करते हैं, जैसे 16 गेज की सुई या 17 गेज की सुई, ठीक है, उनका जनरल डायमीटर कितना होता है, 1.4 और 1.6 mm होता है। जैसे 17 गेज की जो सुई होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 1.4 mm, और 16 गेज की जो सुई होती है उसका जो डायमीटर होता है वो 1.6 mm होता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। तो इसका यूज़ क्या है भाई, नीडल गेज का क्या यूज़ है? देखो, नीडल गेज का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो नीडल गेज जो सुई है वो कितनी सक्षम है एक ब्लड फ्लो को अकोमोडेट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो 17 गेज की सुई है, 17 गेज की सुई 300 से ज़्यादा का ब्लड फ्लो नहीं अकोमोडेट कर सकती। मतलब ये, अगर आप किसी मरीज़ की डायलिसिस 350 पे करना चाहते हैं और आप 350 ब्लड फ्लो पे 17 गेज की सुई का इस्तेमाल करेंगे, तो ये नहायत ही गलत बात हो जाएगी, क्योंकि वो सुई जो है 300 से ज़्यादा का अकोमोडेट नहीं कर सकती ब्लड फ्लो। इसका रेफरेंस मैं दे रहा हूँ, आप जाके टेबल चेक कर लो, नेशनल किडनी फाउंडेशन की एक PDF है, उसमें इसका रिकमेंडेशन दिया हुआ है। दूसरी बात है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर 350 से ज़्यादा ब्लड फ्लो चलाना है तो आप 16 गेज की सुई का इस्तेमाल कर सकते हो। 300 गेज से ज़्यादा, 300 ब्लड फ्लो से ज़्यादा चलाना है तो 16 गेज की सुई का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे ही 15 गेज की भी सुइयाँ होती हैं जो इंडिया में आमतौर पर यूज़ नहीं की जाती हैं। ऐसे ही 14 गेज की भी सुई होती है जो अमेरिकन पेशेंट्स में या अफ्रीकन पेशेंट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इनका वैस्कुलेचर ऐसा डेवलप हुआ है अमेरिकन और अफ्रीकन पेशेंट्स का, क्योंकि इनकी वेजल्स जो हैं थोड़ी सी मोटी होती हैं, वहाँ पर ब्लड फ्लो अच्छा मिल जाता है। तो हम यहाँ पर 15 गेज की भी सुई लगाते हैं। बहुत पेशेंट्स की हम 500 ml ब्लड फ्लो पर भी डायलिसिस करते हैं। अपने क्वेश्चंस तैयार रखना, जहाँ भी डाउट आ रहा है अपने कमेंट में आप लिख लेना। कमेंट फिर हम पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ दी, मतलब जैसे ही हम आपको ये चैप्टर पढ़ा देंगे, आपके कमेंट्स पढ़ के आपके क्वेश्चंस पे ज़रूर आंसर किया जाएगा। तो ये दूसरा एट्रीब्यूट था नीडल गेज। अब तीसरा जो इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, जिसमें जो एक्चुअली टिप्स देगा आपको, जो आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाने में हेल्प कर सकता है, तो ये बहुत ध्यान से सुनना है। ये जो तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है नीडल लेंथ। ठीक है, बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, अपने तक ही रखना, बाकी और लोगों को तब बताना जब उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, खैर मैं मजाक कर रहा हूँ, अब अपने जूनियर्स को भी बताना, अगर आपको अच्छा लगे, आप सीख पाओ इससे कुछ। ठीक है, तो तीसरा जो एट्रीब्यूट है वो है नीडल की लेंथ। जैसे जो शाफ्ट है, शाफ्ट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जो शाफ्ट है उस शाफ्ट की लंबाई कितनी है। तो जब हम कुछ पेशेंट्स में, जैसे कुछ ओबीस पेशेंट्स होते हैं, मोटे पेशेंट्स होते हैं, तो उनकी जो वेजल्स होती है, एवी फिस्टुलास जो होते हैं, वो क्या होता है ना, काफ़ी दीपक, जो एवी फिस्टुलास होते हैं वो काफ़ी डीप डाउन सिचुएटेड होते हैं, है ना। तो उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हमें ना भाई बड़े एंगल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और हमें जो सुई है वो नीचे तक लेके जानी पड़ती है, डीप लगानी पड़ती है। तो उस केस में हमें क्या चाहिए कि वो जो सुई जो है ना, एक तो उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, शाफ्ट जो होनी चाहिए, जो शाफ्ट की लेंथ होनी चाहिए, जो नीडल वाले हिस्से की लेंथ होनी चाहिए, वो थोड़ी ज़्यादा हम प्रेफर करते हैं। अब ये कैसे हम डिसाइड करते हैं? ये डिसाइड करते हैं हम फिस्टुला की डेप्थ पे। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, अगर फिस्टुला जो है 1 इंच से ज़्यादा की डेप्थ पे सिचुएटेड है, तो उस केस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे 1.25, सॉरी, अगर फिस्टुला की जो लेंथ है, वो डेप्थ है, वो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पे सिचुएटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में हम
1.25 इंच की सुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.25 इंच जिसकी लंबाई होगी। तो शायद आपने देखा नहीं होगा, आज का आपका होमवर्क है कि आपके यहाँ जो भी सुई आ रही है उसकी लंबाई चेक करनी है। अब हमारे यहाँ के जो पेशेंट्स हैं मोस्टली जो हैं वो माल नरिश्ड होते हैं, उनके वैस्कुलेचर बहुत ज़्यादा डीप सिचुएटेड नहीं होते, तो हमारे यहाँ ओवरऑल 1 इंच की हम सुई इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यार सर आप तो बता रहे हो कि 1.25 इंच की सुई इस्तेमाल करनी है मोटे पेशेंट्स में। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास 1.25 इंच की सुई नहीं है तब हम बड़े एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। सुई लगाते वक्त हम थोड़ा खड़ा एंगल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दोबारा से, शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया कि नीडल लेंथ जो है वो ये बताती है कि भाई आपको सुई जो है ना कितनी अंदर घुसेड़नी है और कितने एंगल पे घुसेड़नी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसर्ट करनी है। देखो जैसे ये हमारे पास है ना सुई आ गई है फिस्टुला नीडल, मैं इसमें आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। खोल लो आप बताओ दीपक, ये इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ये नीडल है, तो बेसिकली सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि फिस्टुला कितना डीपली सिचुएटेड है, और जो वेन या आर्टरी जो सेगमेंट है वो कितना है, प्लस वो कितने डेप्थ में है। तो उसी के बेसिस पे ये जो हमारा शाफ्ट है, ये जो पूरी एक लेंथ है नीडल की, ये उसी पे डिसाइड होती है। लेट्स सपोज कि इसकी लेंथ थोड़ी छोटी है और आपका जो फिस्टुला जो आप लगाना चाहते हो, नीडल जहाँ पर आप पहुँचाना चाहते हो आर्टरी और वेन, वो काफ़ी डीप है, तो ये जो नीडल होगी छोटी वाली वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। तो बेसिकली क्या है कि करेक्ट कैन्युलेशन और एक एडिक्वेट डायलिसिस, और करेक्ट डायलिसिस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेंथ ऑफ फिस्टुला नीडल का जो ये शाफ्ट है इसका और ख़ास ध्यान रखें, और साथ में जो आपकी वेन या आर्टरी जो भी आप कैन्युलेट करना चाह रहे हैं वो कितनी डीप है उस इसका आप ख़ास ध्यान रखें। तो जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा था वो ये कि ये आपको बताएगी कि भाई आपको सुई जो है इंसर्ट करनी है वो कितने अंदर तक इंसर्ट करनी है, क्या पूरी इंसर्ट करनी है या आधी इंसर्ट करनी है। क्योंकि आपको पता है कि भाई मेरा फिस्टुला जो है स्किन के बिल्कुल ऊपर सिचुएटेड है, तो मेरे को पूरी सुई अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर हाफ भी डालूंगा और उसको अच्छे से जो टेक्निक अभी बताई जाएगी कि टेप कैसे करना है माइक्रोपोर से, वो टेक्निक फॉलो करूंगा तो मेरी एक्सेस साइट सिक्योर हो जाएगी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन भी नहीं होगा, और जो नीडल है वो आपकी इन्फिल्ट्रेशन भी कॉज नहीं करेगी। ठीक है, तो नीडल के जो 3 एट्रीब्यूट्स थे हमने डिस्कस किए, नीडल की गेज, नीडल का शाफ्ट, नीडल की लेंथ, और नीडल का जो है वो ब्लंट है या शार्प है टाइप। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, आपने देख लिया भाई, आपने अपने सुई को, आपका जो इक्विपमेंट है आपके हाथ में उसको आपने जज कर लिया अच्छे से, तीनों चीज़ें आपने नोटिस कर ली। उसके बाद अब बारी है फिस्टुला के असेसमेंट की। तो मैं चाहूँगा कि जो दीपक शर्मा जी हैं वो बताएं इसके बारे में कि भाई एवी फिस्टुला के असेसमेंट में हम क्या क्या देखते हैं, इन्फेक्शन देखते हैं, थ्रिल ब्रूट और ये सब चीज़ों के बारे में आगे ज्ञान देंगे आपको दीपक शर्मा जी। शर्मा जी, ओवर टू यू। थैंक यू मिस्टर शेख सादी, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी है सभी को, और होपफुली सब लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे जो भी उन्होंने बताया है। फ़िलहाल मैं आपसे बात करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ इसी डिस्कशन को आगे ऑन द बेसिस ऑफ एवीएफ असेसमेंट। एवीएफ असेसमेंट बेसिकली जो आप आम भाषा में आप लोग जानते हैं कि भाई नीडल लगाने से पहले हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें देखनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट कोई भी यूनिट में आता है आपके पास डायलिसिस करवाने के लिए विद फिस्टुला, अब वो फिस्टुला उसके पास है, ठीक है, आप जाते हैं, आप जा करके उसका देखते हैं, अचानक से फिर आप देखते हैं कि भाई फिस्टुला सब ठीक है, और ग्लव्स पहनते हैं, अपना जो भी कुछ आपने इक्विपमेंट लेना है, नीडल लेना है या माइक्रोपोर लेना है, कुछ भी आप लेते हैं, किट उठाते हैं, उसके बाद डायलिसिस करना आप शुरू कर देते हैं नीडल लगाने के बाद। अभी इस बीच में क्या होता है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं और पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कुछ टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं उन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और जहाँ पर ये नेग्लिजेंस आता है एवी फिस्टुला कैन्युलेशन के टाइम पर, वहीं इसी तरह के पेशेंट्स में देखने को मिलता है कि उनको इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सेस साइट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नॉर्मली शायद आपके सेंटर में आपको देखने को नहीं मिलता होगा, लेकिन बहुत जगह मिल जाएगा। अब ये क्या है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना कैसे है, एक्सेस साइट इन्फेक्शन को हमें अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जब पेशेंट आपके पास आएगा तो सबसे पहले फिस्टुला असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले पेशेंट के पास जाइए, आपने अपने हाथों को अच्छे से साफ़ कर लेना है, सैनिटाइज़ कर लेना है, या फिर हाथों को धो लेना है। कहने का मतलब हैंड हाइजीन कर लेना है, या तो आप सैनिटाइज़र से करें या फिर आप हैंड वॉश करें।
इसके बाद आप पेशेंट के पास जाएं, सबसे पहले आप पेशेंट का एक्सेस चेक करें कि एक्सेस सही है या नहीं है। पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन आप कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है कि भाई देख लें ऊपर से ही। आपने देखने से आपको पता चलता है कि भाई इन्फेक्शन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं है, लाइक उस पर रैशेस तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं आ रही है, स्वेलिंग तो नहीं आ रही है। और फिर उसके बाद आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक कोई बुखार तो नहीं आ रहा है घर में, आपने देखा स्वेलिंग है फिशुला पे, उसके बाद आप उससे पूछ सकते हैं बुखार तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर दर्द तो नहीं है आपको फिशुला में। मान लीजिए कभी कभी स्वेलिंग नहीं भी होती, फिर भी थोड़ा पेन पेशेंट को रहता है, टेंडरनेस इसको हम बोलते हैं कि भाई छूने से दर्द होना। पेशेंट आपको बताएगा कि जब भी यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो दर्द हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपको कभी भी फिशुला को वहाँ पर प्रिक नहीं करना है, कैनुलेशन नहीं करना है, डॉक्टर से पहले बात करनी है। और अगर अगर आपके पेशेंट कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, फिशुला को फिर से खुद से असेस करना है ऑन द बेसिस ऑफ सम पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा होता है एक तो इन्फेक्शन, हमने बात की जिसके बारे में अभी। दूसरा आता है हमारा थ्रिल हम लोग क्या करते हैं, हम अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करते हैं और उसके बाद जहाँ पर भी हमें दिखता है कि हमें यहाँ पर नीडल लगानी है, आर्टरी जो होती है, जब यहाँ पर हम लोग नीडल लगा रहे होते हैं, कैनुलेशन कर रहे होते हैं, तो उसका फ्लो कैसा है वो हमें कैसे पता चलता है, थ्रिल से पता चलता है। हम लोग हाथ से टच करके देखते हैं कि कितनी वाइब्रेशन, एक तरीके से वाइब्रेशन हमें महसूस होती है। नॉर्मली हम आम भाषा में बोलते हैं कि वाइब्रेशन आ रही है, बेसिकली वो थ्रिल होती है। एक तो ये चेक पॉइंट हो गया। दूसरा चेक पॉइंट आपका होता है ब्रूइड चेक करना। एक तो थ्रिल हो गया कि आप हाथ से छू करके देख लेते हैं, दूसरा ये कि आप स्टेथोस्कोप लगाते हैं और उसका जो स्टेथोस्कोप का जो डायफ्राम है उसको फिशुला के ऊपर रखते हैं और उसके बाद उसको कानों में लगा के सुनते हैं कि उसका ब्रूइड कैसा आ रहा है। ब्रूइड इसको क्यों बोला जाता है, बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसको सुनते हैं तो कुछ साउंड इस तरीके का आता है कि ब्रूई इस तरीके का साउंड आता है, इसको इसीलिए ब्रूइड बोला जाता है। तो दूसरा आपका चेक ये हो गया। थर्ड, जब आपने सब कुछ चेक कर लिया सबसे पहले कि भाई इसका थ्रिल भी सही है और इसका ब्रूइड भी सही है और इसमें कोई एक्सेस एंड इन्फेक्शन के मतलब साइंस भी नहीं दिख रहे हैं, इसके बाद आप क्या करते हैं, कैनुलेशन करते हैं। कैनुलेशन करने के टाइम पे जैसा कि अभी आपको शेख सादी सर ने बताया कि आपको सबसे पहले डेप्थ देखनी होगी फिशुला की, कितनी गहराई में हमें निडल लगानी है और कौन सी निडल हमें लगानी चाहिए। इसके बाद आपने देखा कि सेगमेंट कितना बड़ा है जो आप नीडल लगाने जा रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि आप आर्टरी और वेन को इतना करीब, इतना पास लगा देते हैं कि वहाँ पर रिसर्कुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि हमें सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। जो बहुत सारे सीनियर टेक्नीशियंस या जूनियर टेक्नीशियंस को पता होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम जल्दबाजी में होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि हम लोग नहीं ध्यान देते जनरली और हम कर देते हैं, नीडल लगा देते हैं बहुत पास। लेकिन आप ये सोचिए कि वो जो आपने नीडल लगा दिया पास पास अपना काम बचाने के चक्कर में या टाइम बचाने के चक्कर में, या फिर आप जल्दबाजी में थे, वो 4 घंटे की डायलिसिस जो पेशेंट को मिल रही है वो उसको एग्जैक्ट डायलिसिस मिल ही नहीं रही है। समझ रहे हैं आप, ये बहुत बड़ी एक चीज़ है उस पेशेंट के लिए कि उसकी डायलिसिस अगर ठीक से नहीं होगी तो उसको भूख नहीं लगेगी और वो खाना नहीं खाएगा तो फिर उसकी हेल्थ ख़राब होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जब नीडल लगाएं तो उसको ध्यान से लगाएं, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। इसके बाद आता है आपका, आपने सेगमेंट चेक कर लिया। सेगमेंट का मतलब होता है कि कितना, जो मान लीजिए कोई आप वेन लगाने जा रहे हो, राइट, वेन लगाने जा रहे हो, आपने देखा कि वेन सिर्फ इतनी सी छोटी है और जो हमारी जो नीडल है उसकी लेंथ उससे ज़्यादा है, तो वो क्या हुआ, सेगमेंट छोटा हुआ एज़ कम्पेयर टू आवर नीडल लेंथ। हमारा जो ये नीडल शाफ्ट है इसके कंपैरिजन में जो सेगमेंट है वो थोड़ा छोटा है। लेकिन आपने फिर दूसरी जगह देखना है कि कहीं कोई मुझे ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर लेंथ वेन जो मुझे लगाना है, रिटर्न के लिए जो मुझे वेन लगाना है उसका सेगमेंट थोड़ा बड़ा हो, तो वहाँ पर क्या होगा, ईजिली आप लगा भी पाएंगे। दूसरा, वहाँ पर क्या होगा, रिसर्कुलेशन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जब आपको सेगमेंट बड़ा मिलता है तो आपके पास चॉइस हो जाती है कि आप कितना डिस्टेंस पे आर्टरी और वेन को लगा सकते हैं। दूसरी ये चीज़ हो गई। इसके बाद आ गया आपका फ्लो का डायरेक्शन। आप ज़्यादातर सभी लोग को पता है, जितने भी डायलिसिस टेक्नीशियंस हैं जो भी एलिजिबल होते हैं कैनुलेशन करने के लिए, क्योंकि सबका एक अपना टाइम पीरियड होता है कि भाई इतने टाइम के बाद आप नीडल लगाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है आपको। तो आपको सबको पता है कि आर्टरी आपको किस डायरेक्शन में लगानी है, वेन आपको किस डायरेक्शन में लगानी है। वेन हमेशा सबको पता है कि हार्ट की डायरेक्शन में लगाए, टूवर्ड्स द फ्लो, जो हार्ट की तरफ आपका जो फ्लो जा रहा है, टूवर्ड्स द फ्लो टू द हार्ट,
वो जो आपका वीनस रिटर्न जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको वीनस लगानी होती है, और आर्टरी आप किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो जहाँ से आपको फ्लो अच्छा मिल जाए, क्योंकि हमें सिर्फ फ्लो चाहिए आर्टरी के लिए, हमें ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वेन को आप उल्टा लगा देंगे, आप हथेली की तरफ लगा देंगे, फिंगर्स की तरफ आप उसका फेस कर देंगे, अपोजिट टू हार्ट कर देंगे, तो वो नहीं चलेगा। उसमें क्या होगा, वापस ब्लड जाएगा और रिसर्कुलेशन होता रहेगा, उसमें वो वीनस प्रेशर भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो हमेशा जो वीनस नीडल रहेगी आपकी वो टूवर्ड्स द फ्लो टू द हार्ट वो रहेगी। उसके बाद है आपका, जब आप क्लीनिंग करते हैं तो बहुत बार मैंने एक्चुअली देखा है कि बहुत सारे टेक्नीशियंस क्या करते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें वो इकट्ठी कर लेते हैं, माइक्रोपोर भी ले आते हैं, सारी चीज़ें ले आते हैं। तो क्या होता है, बीच बीच में कुछ टेक्नीशियन ऐसे होते हैं, कुछ तो सारा सामान लेकर चलते हैं पहले से कि भाई मुझे, उनको पता होता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे सिरिंज भी चाहिए, मुझे नीडल भी चाहिए, मुझे माइक्रोपोर भी चाहिए। लेकिन कुछ टेक्नीशियंस ऐसे होते हैं, थोड़े स्मार्ट होते हैं, और स्मार्ट, कि नीडल लगा देंगे और उसके बाद चलाएंगे, भाई माइक्रोपोर दे दो, भाई यहाँ से माइक्रोपोर दे दो, भाई मुझे वो दे दो, मुझे ये दे दो, या मुझे सिरिंज दे दो। ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो चीज़ आपको कोई दूसरा प्रोवाइड कर रहा है, जो भी कंज्यूमेबल आप किसी और से मांग रहे हैं, यू नेवर नो कि उसके हाथ में कितना कंटेमिनेशन है, उसके हाथ में कितना इन्फेक्शन है, और उसी इन्फेक्शियस हाथों से वो आपको चीज़ें देगा, और वो चीज़ें आप लोगे, आप रिसीव करोगे अपने हाथों में, आपके हाथ भी कंटेमिनेट होंगे, और जिस पेशेंट पे आप उसको अप्लाई करोगे वो भी, उनका भी इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हमेशा इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कंज्यूमेबल्स कैरी करें फॉर कैन्युलेशन, तो आपने क्या करना है, एक ट्रे आपके पास होनी चाहिए। ट्रे जैसे कि हमारे बहुत सारे सेंटर्स में अवेलेबल है, अगर जहाँ पर नहीं है तो आप कोशिश करें कि आपके पास ट्रे अवेलेबल हो जाए। समहाउ आप ट्रे ले लें, ट्रे को अच्छे से डिसइंफेक्ट कर लें। ट्रे को डिसइंफेक्ट करने का हमारे पास सबसे अच्छा एक तरीका है, हमारे पास सबसे अच्छा एक प्रोडक्ट है, हाइपोक्लोराइट 1%। उससे आप उसको डिसइंफेक्ट करें, सबसे पहले उसको ड्राई करें, उसके बाद उसमें सारे कंज्यूमेबल्स आप अपने रख लें, जो भी चीज़ आपको चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी चीज़ें रख ली पहले और आधी चीज़ें बाद में किसी से मांग रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको सारी चीज़ें पहले से रख लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है। ऑन किट को ओपन करते टाइम हमेशा स्टेरिलिटी को मेंटेन करना है। कभी भी ऐसा नहीं करना कि आपने पहले ऑन किट को ओपन कर लिया फिर उन्हीं हाथों से अंदर वाली चीज़ें आप छू रहे हैं, वो नहीं करना है आपने क्या करना है, ऑन किट को ओपन करना है और उसके बाद अपना ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स के बाद ही उसको यूज़ करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आप क्लीनिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स देखी जाती हैं वो ज़्यादातर देखी जाती है क्लीनिंग के फेज़ में, जहाँ आप क्लीनिंग कर रहे होते हैं। देखिए बहुत बार देखा गया है कि टेक्नीशियन क्या करते हैं कि क्लीनिंग जैसा बताया जाए, उनको पता भी होता है और बताया गया होता है, तो उनको उसी वे में पता भी होता है कि ठीक है एंटी क्लॉकवाइज हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो क्या करते हैं, रिपीटेडली स्वैप करते रहते हैं एक ही जगह पे। वो बहुत बार देखा जाता है और ऐसे टेक्नीशियंस के साथ देखा जाता है जिनको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रेनिंग्स हमारी तरफ से चल रही हैं, हर सेंटर्स में चल रही हैं, टीटीडी भी चल रहा है, फिर भी उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ को भी अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली। अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसीज़ को अगर फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। नो वन देयर टू स्टॉप यू। आप कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल जो पॉलिसीज़ हैं, जो प्रैक्टिस या प्रोटोकॉल्स हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये सीधा इन्फेक्शन जाता है, अफेक्ट करता है पेशेंट को, और पेशेंट की हेल्थ पे फिर इफेक्ट पड़ता है। तो क्योंकि हमारा जो एक बेसिक मोटिव है वो ये है कि पेशेंट इज़ फर्स्ट, और पेशेंट को हमें इन्फेक्शन से बचाना है। तो इस बारे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। और इसके बाद अब आ जाता है क्लीनिंग की बात। जब हम बात करते हैं तो देखिए क्लीनिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, अल्कोहल स्वैब होती है, और कुछ लोग बीटाडीन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है कि बीटाडीन और अल्कोहल स्वैब दोनों को यूज़ करना कैसे है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटाडीन के बारे में। देखिए बीटाडीन को जो मिनिमम उसका जो टाइम है, आपने मान लीजिए उसको अप्लाई किया क्लीन करने के लिए, तो कम से कम उसको 2 मिनट आपको छोड़ना चाहिए स्किन के ऊपर कि वो अपना इफेक्ट दिखा सके, उसको कॉन्टैक्ट टाइम मिल जाए उतना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बीटाडीन लगाया और उसको फटाफट अल्कोहल स्वैब से क्लीन कर दिया, या फिर या भी आपका सैनिटाइज़र आपके पास होता है, उससे फटाफट उसको क्लीन कर देते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता है, ना के बराबर हो जाता है।
अगर आप बीटाडीन ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको 2 मिनट कम से कम छोड़िए, उसका इफेक्ट आने दीजिए, उसके बाद कैनुलेट करिए। अगर आप बीटाडीन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और आप अल्कोहल इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल स्वैब, तो अल्कोहल स्वैब के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसको एंटी क्लॉकवाइज राउंड 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 करके उसको अच्छे से क्लीन करना है, अंदर से बाहर की तरफ चलते जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको ड्राई होने के लिए छोड़ना है कम से कम 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड्स उसका एक्टिवेशन टाइम है, कॉन्टैक्ट टाइम है। उसके बाद आपने कैनुलेशन करना है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। अब आगे की चीज़ों के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, वो सब आपको बताएंगे शेख सादी सर बताएंगे। तो ओवर टू शेख सादी प्लीज। So it has been a great learning. दीपक ने जो बताई चीज़ें, सो आई होप कि यू आर लर्निंग, बट डाउट्स नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस आप पूछते रहिए, ठीक है। तो मैं अगला जो पॉइंट है वो ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमने डिस्कस कर लिया है डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होनी चाहिए, एंटीग्रेड होनी चाहिए, रेट्रोग्रेड होनी चाहिए, टूवर्ड्स दी हार्ट वेनस नीडल लगानी चाहिए, आर्टीरियल नीडल आइदर डायरेक्शन में। बट आर्टीरियल नीडल जब आप लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आर्टीरियल नीडल लगा रहे हो वो फिस्टुला अनास्मोसिस साइट से एटलीस्ट 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है। तो कमिंग टू दी नाउ टेक्निक्स पार्ट, तो टेक्निक्स में सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया, हमने अपने नीडल ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया हमें क्लीन कैसे करना है, हमने असेस कर लिया अपनी एक्सेस साइट को कि हमने ऑब्जर्व कर लिया कोई रेडनेस के साइन नहीं है, हमने पालपेट करके देख लिया, विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप हमने ऑस्कल्टेट करके देख लिया। अब बारी है हमारे वैस्कुलर एक्सेस में कैनुलेट करने की। तो कैनुलेशन टेक्निक्स क्या क्या होंगी, उससे पहले हमें जानना ये ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि हमें अपनी एक्सेस साइट को, वैस्कुलर एक्सेस साइट को थोड़ा सा सिक्योर करना है, स्टेबलाइज करना है बिफोर कैनुलेशन। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली 3 पॉइंटर टेक्निक्स यूज़ करते हैं। 3 पॉइंटर टेक्निक्स में दीपक दिखाओ ज़रा अपनी 2 उंगलियां और अंगूठा। तो ये जैसे 2 उंगलियां हैं और इनका एक ये अंगूठा है, तो इस तरीके से हम वैस्कुलर एक्सेस को पकड़ेंगे अपनी उंगलियों से और अंगूठे से और अपनी तरफ थोड़ा सा उसको खींचेंगे ताकि जो हमारी एपिडर्मिस जो है वो थोड़ी सी दब जाए और वैस्कुलर जो वेन है वो थोड़ी सी ऊपर आ जाए, सुपरफिशियल हो जाए। तो 2 उंगलियों का और अंगूठे का इस्तेमाल करते हुए हमें स्किन की लेयर को ऐसे खींचना है कि वेन को थोड़ा सा हम सुपरफिशलाइज कर पाएँ, दूसरा वेन को हम स्टेबलाइज कर पाएँ। देखा होगा ना कि हम कई बार सुई लगाते हैं तो वेन फिसल गई, है ना, निडल जो जैसी निडल डालने वाले थे वो वेन की जगह हमारे उसमें टिश्यूज़ में जाके लग गई। क्यों हुआ ऐसा? जैसे बूढ़े पेशेंटों में अक्सर ऐसा होता है, ओल्ड पेशेंट्स में उनकी जो वेजल्स हैं, जो वेन्स हैं, वो ऊपर आ जाती हैं और ऊपर आने की वजह से वो थोड़ा सा हिलने डुलने लगती हैं। तो ये जो टेक्निक बनाई गई है वो इसीलिए बनाई गई है ताकि आप अपनी जो वैस्कुलर एक्सेस है, ये भी फिस्टुला है, उसको सिक्योर कर सको, ठीक है। इस तरीके से करना है कि दोनों उंगलियों से स्किन को पीछे की तरफ खींचना है ताकि आपकी जो वेन है वो सुपरफिशलाइज हो जाए। सर फिस्टुला में इंजेक्शन होने पर क्या सावधानी? इन्फेक्शन होने पर, फिस्टुला होने, देखो इन्फेक्शन है ना, हैंड हाइजीन से होता है। सबसे ज़्यादा कल्प्रेट हमारे हाथ हैं, ठीक है। रंगे हाथ पकड़ लेंगे अगर क्या नाम है इन्फेक्शन हुआ तो हाथों की हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है। 5 मूवमेंट जो बताए जाते हैं बार बार रिपीट कराए जाते हैं, अपनी पर्सनल ज़िंदगी में भी इसको फॉलो करो। जब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ में फॉलो नहीं करोगे हैंड हाइजीन, वो आपकी हॉस्पिटल वाली आदत में नहीं आएगा, ठीक है। और हॉस्पिटल वाली आदत से ही इसकी आदत बनाओ कि घर पे भी फॉलो होने लग जाए, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भाई। हमारे हाथ कहाँ कहाँ नहीं लगते, हर जगह लगते हैं और गंदे होते हैं कई कई तरह के जीवाणु विषाणु से, तो उनको हमें ख़त्म करना है बाय यूजिंग हैंड हाइजीन, प्रॉपर सोप लेके, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज़र लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी हैंड हाइजीन परफॉर्म करते रहने चाहिए भाई। एक बार आपके हाथ स्टेराइल हो गए ना तो फिर सब कुछ स्टेराइल है। बैक टू द टॉपिक कि 3 पॉइंट टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ। हमने डिसइंफेक्ट कर लिया, डिसइंफेक्ट करने के बाद हमने वैस्कुलर एक्सेस को यूजिंग 3 पॉइंट टेक्निक स्टेबलाइज कर लिया। अब हमारी बारी है कि अब हम फिस्टुला में सुई लगाने वाले हैं, ठीक है। तो
फिस्टुला में सुई लगाने के लिए एंगल कितना होना चाहिए? बहुत लोगों का है ना, बहुत आम क्वेश्चन होता है कि भाई कितने एंगल पर हम सुई लगाएं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सारे लोग, जितने भी सीनियर जूनियर टेक्नीशियंस हैं जो जानते हैं कि भाई हमें कितने डिग्री के एंगल पर जो है सुई लगानी चाहिए। और क्या ये बात महत्वपूर्ण है कि एंगल का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, या एंगल का चुनाव करना ज़रूरी है ये किसी और चीज़ पर भी डिपेंड करता है? तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें कि एंगल की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए। सर नीडलिंग कितने एंगल पर करते हैं? वाओ, मेरा ही क्वेश्चन मुझे से पूछ लिया, वेरी गुड। ऐसे ही होना चाहिए। तो जाग गए हैं लोग, जागते रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। 25 से 45 राजेश्वर भारती ने बोला। 25 माने कि 45 माने? ठीक है, तो इस रात से भी पर्दा हटाएंगे। 25 डिग्री राहुल अहिरवार, 45 अमन, सही लगा लो। एनी अदर वन, एनी अदर हिट, कोई भी वाइल्ड गैस? क्या लगता है कितने डिग्री एंगल पर लगाना चाहिए? अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि चलो मान लो 45 पे लगाना चाहिए? ठीक, वेरी गुड। डिपेंड करता है कि वेन की डेप्थ पे। वेरी गुड, इस लड़के ने नीडल के बारे में अच्छे से जान लिया है, राहुल अहिरवार ने, और इनको पता चल गया कि शाफ्ट लेंथ इंपॉर्टेंट है उसमें और फिस्टुला की डेप्थ इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, तो ये कुछ एक्यूरेट आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। सुमन केसरी 25 डिग्री। अच्छा ठीक है, मान लिया 25 पे लगानी चाहिए या 45 पे लगानी चाहिए, पर आप मेजर कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि 45 क्या है 25 क्या है? अच्छा बताओ मेरे को कि अगर किसी ओबीस पेशेंट में हम सुई लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा बड़े एंगल का इस्तेमाल करेंगे या छोटे एंगल का? फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक पतला पेशेंट है और एक मोटा पेशेंट है, तो किस पेशेंट में हम 25 डिग्री पर लगाएंगे और किस पेशेंट में हम 45 डिग्री पर लगाएंगे? क्या लगता है दीपक? मेरा सवाल है आपसे दीपक कि दो पेशेंट हैं, एक पतला पेशेंट है जिसकी जो वेन है वो सुपरफिशियल है, ऊपर सिचुएटेड है, और एक मोटा पेशेंट है जिसकी फैटी लेयर्स हैं, फैटी लेयर्स के बाद वेन आ रही है, तो डीप में वेन सिचुएटेड है। तो अब मैं कंफ्यूज हूँ कि 25 डिग्री में किस पे लगाऊं और 45 डिग्री में किस पे लगाऊं? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल सही है, और जहाँ तक मुझे इसमें समझ में आता है, जो पतला पेशेंट है जिसका जो सुपरफिशियली हमें मिल जाएगा आर्टरी वेन जो भी हम लगाना चाहते हैं, वो 25 डिग्री जाना चाहिए। और जो काफ़ी फैटी या ओबीस पेशेंट है जिसका काफ़ी फैट है और उसके बाद डीप जा कर के हमें वेन या आर्टरी मिल रही है, तो वहाँ पर 45 जाना चाहिए। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि डिपेंडिंग ऑन कि हमारे जो नीडल शाफ्ट लेंथ कितनी है और या फिर जो मसल मास कितना है, उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। गुड, तो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। सही, मुझे लगता है कि सही तरीका ये है कि आज तक तो हम लोग ये जानते थे कि फिस्टुला कितनी गहराई पे सिचुएटेड है, लेकिन आज के सेशन के बाद हमें पता चल गया है कि शाफ्ट लेंथ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है कि कितने डेप्थ पर हमें जा कर के सुई लगानी चाहिए। तो आई विश कि आप इस चीज़ को फॉलो करो। तो ये रूल ऑफ थंब नहीं है कि हमें 25 डिग्री पे लगानी चाहिए या 45 पे लगानी चाहिए, ऐसा कोई रूल एग्जैक्टली नहीं बना है। जनरली होता ये है कि 25 से 45 डिग्री के ऊपर हम कैनुलेट करते हैं, बट कुछ पेशेंट जो ओबीस पेशेंट्स हैं, तो आप लगाते वक्त तो नहीं देखते हो ना, मेजर नहीं करते हो ना, जब मिल नहीं रही होती है तो थोड़ा बहुत ऊपर उठाते हो सुई को, थोड़ा सेटल करते हो, नीचे करते हो, तो उस वक्त में जो है बड़े एंगल्स का भी इस्तेमाल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोटे मरीज़ों में 50 डिग्री या 55 डिग्री 60 डिग्री तक भी कहानी चली जाती है, ठीक है, तो 60 डिग्री तक भी किसी पेशेंट्स में लगाना पड़ सकता है। बट ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ऐसा नहीं है कि 25 पे ही लगानी है 45 पे। दो ही फैक्टर डिपेंड करते हैं, एक नीडल की लेंथ और दूसरा डेप्थ ऑफ द फिस्टुला। नाउ कमिंग टू दी पार्ट हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हमारा एंगल ऑफ इंसर्शन डिस्कस हो गया है। क्या हुआ, हम बोल रहे हैं? ठीक है, सॉरी गाइज। तो अब हम बात करते हैं रूल ऑफ 6 की। भाई साहब, रूल ऑफ 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान से सुनते रहना। एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, अक्सर करके इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है। अच्छे टेक्नीशियन की पहचान ही यही है कि वो रूल ऑफ 6 फॉलो कर रहा होता है। रूल ऑफ 6 क्या बताता है? रूल ऑफ 6 बताता है कि फिस्टुला की जो गहराई है वो स्किन से, आइडियल फिस्टुला जो है स्किन से 6 मिलीमीटर की डेप्थ पर सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है। बट इसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये तो वैस्कुलर सर्जन बनाएंगे फिस्टुला। दूसरा, हमारा जो फिस्टुला की नीडल जो हम लगा रहे हैं वो अनास्टमोसिस से 6 सेंटीमीटर
की दूरी पर लगाई जानी चाहिए, जहाँ पर सिलाई हुई हुई है, जहाँ पर आर्टीरियो वीनस फिस्टुला को जोड़ा गया है वहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें आर्टीरियल नीडल लगानी है। तीसरा जो रूल है कि आर्टीरियल और वीनस नीडल जो हमारी सुइयाँ हैं, ये दीपक एक बार ही दिखाएंगे, दीपक एक बार दिखाएंगे आर्टीरियल और वीनस नीडल जो है उन दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो है हमारा जो एवी फिस्टुला होता है, वो एवी फिस्टुला के अंदर इतना ज़्यादा फ्लो होता है, इतना ज़्यादा फ्लो होता है कि 1 मिनट के अंदर 600 ml ब्लड लॉस हो सकता है अगर हमने उसको अच्छे से सिक्योर नहीं किया। तो 600 ml तक का ब्लड फ्लो होता है, ये हमें रूल ऑफ 6 बताता है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैचुरेशन टाइम फिस्टुला का वो है 4 to 6 वीक्स बोलते हैं, बट रूल ऑफ 6 बोलता है कि 6 वीक्स पर आप मैच्योर हो जाएगा फिस्टुला, तो आप उसको इस्तेमाल करें। अब ये जो नीडल्स हैं, एक बार संजय पकड़ो, नीडल्स इन दोनों के बीच में इनको बताना है कि 6 सेंटीमीटर हेड टू हेड 6 सेंटीमीटर का वो खुली हुई है संभाल के, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये दिखा, ये जैसे मेरी फिस्टुला नीडल है, ये वाली, ये मैंने आर्टरी लगाई, ये मैंने आर्टरी लगाई, ठीक है, ये मैंने वेन लगाई। तो इनके जो हेड हैं पेन, इनके जो हेड पार्ट्स हैं ये वाले, आप समझ रहे हो, एक बार इनका कैप हटाना, ये खास आपके लिए हमने खरीदवाई हैं 2 सुइयाँ आज के सेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो हेड की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला हेड, ठीक है, और ये वाला हेड, इन दोनों के बीच का गैप जो होना चाहिए वो कम से कम 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सब लोगों को रीज़न पता है क्यों होना चाहिए, सारे लोग कमेंट करो। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, रूल ऑफ 6 बोलता है। तो पॉइंटर्स जो हैं रूल ऑफ 6 के, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी, कि जो फिस्टुला है वो आइडियली 6 mm की डेप्थ पर स्किन से सिचुएटेड होना चाहिए, ठीक है, मतलब आधे सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा। और अनास्मोसिस, आर्टीरियोवीनस फिस्टुला की जहाँ अनास्मोसिस हुई है वहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। जब आप सुई लगा रहे हो तो अनास्मोसिस से 6 सेंटीमीटर दूर पर लगाओ। ब्लड फ्लो जो होता है एवी फिस्टुला के अंदर 600 ml से लेके 1 लीटर तक का हो सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है कि 6 वीक्स इसका मैचुरेशन टाइम है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आर्टीरियल और वेनस नीडल के बीच का जो गैप है सेपरेशन, वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर डेप्थ नहीं है भाई, 6 mm है, 6 मिलीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। अब कमिंग टू दी पार्ट, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है। तो टेक्निक्स सब लोगों को पता है, 2 टेक्निक्स होती हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दें। जो क्लासिकल टेक्निक्स है वो है रेल रोड टेक्निक, या फिर स्टेप लैडर टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, या पॉइंट रोटेशन टेक्निक जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम एक जगह पर बार बार सुई नहीं लगाते, हम एक्सेस साइड को जो है रोटेट करते हैं, पॉइंट्स को रोटेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस डायग्राम की मदद से समझाना चाहूँगा आपको, पकड़ो। तो मैं बात कर रहा हूँ स्टेप लैडर टेक्निक की, ठीक है। ये रूल ऑफ 6 है, जल्दी से फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अपने फोन्स में रूल ऑफ 6 लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए। 6 वीक मैचुरेशन टाइम है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी, आगे चलो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सी वाली टेक्निक, रेल रोड टेक्निक, रेल रोड या स्टेप लैडर टेक्निक। सीक्रेट है ये, सीक्रेट। स्टेप लैडर टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आ रही आवाज़, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे मेरे पास फिस्टुला है तो मेरे को है ना, इसमें ना एंटायर लेंथ मैंने देख लिया, सेगमेंट मेरा है ना, मैंने छू के देख लिया अपनी उंगलियों से, मैं हाथ लगा के देख रहा हूँ कि भाई ये जो फिस्टुला है मेरा यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं है ना इसमें फिस्टुला की एंटायर लेंथ यूज़ करूँगा। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पर है ना फिस्टुला की सिलाई हो रखी है, अनास्मोसिस यहाँ हुई हुई है, अनास्मोसिस, इससे मैंने 6 सेंटीमीटर दूर पे ये 6 सेंटीमीटर गैप मैंने मेंटेन कर लिया। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिख रहा है गैप, ठीक है। अब यहाँ पर ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट डे मैंने यहाँ आर्टीरियल लगाई, ए फॉर आर्टीरियल। फिर मैंने यहाँ उसी दिन मैंने यहाँ पर वेनस लगाई, ठीक है। तो मैंने आर्टीरियल लगाई और वेनस लगाई। अब अगले दिन क्या होगा, अगली बार जब पेशेंट आएगा तो सेकंड पॉइंट मैं आधे से लेके 1 इंच ऊपर, आधे से लेके 1 इंच ऊपर मैं सेकंड डे लगाऊंगा आर्टीरियल,
सेकंड आर्टीरियल, और सेम वे में यहाँ पर मैं वेनस भी लगाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, सीक्रेट है बहुत तगड़ा, आज तक किसी ने बताया नहीं होगा आपको। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है वो सबसे एंड में आएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरे दिन आया पेशेंट तो तीसरी आर्टीरियल यहाँ लगा दी, तीसरी वेनस यहाँ लगा दी। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि मैं इसमें पूरे फिस्टुला एंटायर लेंथ यूज़ कर रहा हूँ, फिस्टुला की पूरी लेंथ। और जैसे ही मतलब मैं इसकी पूरी लेंथ यूज़ कर लूँगा उसके बाद मैं वापस उसी पॉइंट पे आ जाऊँगा जिस दिन मैंने पहले दिन लगाई थी, ठीक है जी। तो इसमें इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि आपकी फिस्टुला की पेटेंसी मेंटेन रहेगी और इस पॉइंट को जो आपने पिछले दिन लगाया था उसको हील होने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा, इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि हम बार बार बोलते हैं कि स्टेप लैडर टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं उससे इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाएंगे, कैसे कैसे कम हो जाएंगे? देखो समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर बटन होल टेक्निक भी क्लियर हो जाएगी। तो बटन होल टेक्निक में हम क्या करते हैं, सेम पॉइंट पर हम ट्रिक मारते रहते हैं। आज भी मार दिया, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे हमने सेम पॉइंट को मार मार के छलनी कर दिया। अब क्या होती है, हमारी जो लेयर्स होती है ना स्किन की लेयर होती है वीक, ठीक है भाई। आपने एक हमला करा, एक बारी आपने उस पॉइंट को कैनुलेट किया, वो हल्की सी डैमेज हुई, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दे दो मैं रिकवर कर जाऊंगी। लेकिन नहीं, आप मान ही नहीं रहे हो। सेकंड डे भी आपने उसी पॉइंट को कैनुलेट कर दिया, फिर वो थोड़ी और छलनी हुई, कह रहे भाई रुक जा, मेरे ऊपर बेरहम क्यों कर रहा है, थोड़ा मेरे को टाइम तो दे हील होने के लिए। कि आप मान नहीं रहे, नहीं। तीसरे दिन भी आपने फिर से वहीं उसी पॉइंट को कैनुलेट कर दिया। अब भैया वो पत्थर की तो बनी नहीं है, वो स्किन है, नेचुरल चीज़ों की बनी हुई है। तो तीसरे दिन चौथे दिन जब लग रहा था 5 साल से यूज़ कर रहे हो, 2 साल से यूज़ कर रहे हो उसी पॉइंट को, तो वो उसकी वीक पड़ जाती है वॉल्स वीक पड़ी तो बैक्टीरिया बोले कि हम भी कम पावरफुल हैं क्या, हम भी घुस जाएंगे अंदर। तो बैक्टीरियाज, वायरस, इन लोगों को टाइम उनको पेनिट्रेट करने का आसानी से मौका मिल जाता है। इसलिए बोला जाता है कि स्टेप लैडर टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। पेशेंट काउंसलिंग में थोड़ी डिफरेंस आता है। यहाँ पर पेशेंट जो है वो चाहते हैं कि भाई मेरे को बटन होल लगाया जाए क्योंकि पेनलेस टेक्निक होती है, और बट उनको इन्फेक्शन के बारे में ज़्यादा थोड़ा सा हमें अवेयर करना चाहिए। तो एक बार जल्दी से फ़ायदे देख लेते हैं स्टेप लैडर टेक्निक के। क्या होते हैं कि फिस्टुला की पेटेंसी मेंटेन रहती है, इन्फेक्शन होने के चांस कम होते हैं, और एन्यूरिज्म जैसे आप डालोगे यहाँ पर, जैसे मैंने बताया वॉल जो है स्किन की वॉल वो पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। तो वहाँ पर है ना, जैसे हम बलून वाला एग्जांपल पिछली बार कर रहे थे, तो उसी तरीके से बल्जनिंग हो जाती है वेजल्स की। तो बल्जनिंग की वजह से वो डर होता है कि वहाँ एन्यूरिज्म क्रिएट होगा। एन्यूरिज्म क्रिएट होगा तो फिर अगेन फिस्टुला की पेटेंसी कम हो जाएगी, फिस्टुला फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब जितने भी हम बातें कर रहे हैं फिस्टुला की पेटेंसी को मेंटेन करने के लिए, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया स्टेप लैडर टेक्निक क्या है, वहीं आपको बटन होल टेक्निक भी पता चल गई क्या है। अब बटन होल टेक्निक के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जैसे कोई नया टेक्नीशियन आया, ठीक है, उसके लिए कैसे फ़ायदा है कि बटन होल टेक्निक में पता है हमें सेम डिग्री पर, सेम पॉइंट पर, सेम एंगल पर हमें सुई लगानी है। तो भाई जो नया टेक्नीशियन है वो आकर के थोड़ा सा जल्दी ट्रेन हो सकता है एक बारी बटन होल टेक्निक फॉलो करके। बट इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करेंगे हम लोग कि आप उसको कंटिन्यूसली फॉलो करो। हालांकि ये पेशेंट के लिए टेम्परेरीली पेन रिलीफ का काम करती है, बट बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप पूछते जाएं, साथ में हम आपको जवाब भी देंगे। अभी जैसे ये ऑलमोस्ट सेशन क्लियर हो गया है, ठीक है। आपने सुई लगा दी अब, ठीक है, चाहे आपने स्टेप लैडर टेक्निक यूज़ की या आपने रेल रोड टेक्निक यूज़ की, रूल ऑफ 6 फॉलो कर लिया, आपने सुई लगा दी। अब सुई लगाने के बाद क्या करना है, सुई लगाने के बाद देखना है कि जो मेरा फ्लो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक से, कहीं नीचे से लीकेज तो नहीं है, ठीक है, ब्लड कहीं से साइड से रिस तो नहीं रहा है, और किसी तरीके के साइंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन तो नहीं है। साइंस ऑफ इनफिल्ट्रेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है काउंटर हो जाना, जो सुई है वो वेसल में ना लगे टिश्यूज़ में लग जाती है। टिश्यूज़ में लगने की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी और पेशेंट को एक शार्प पेन महसूस होगा, फ़ौरन चीख जाएगा पेशेंट, वेनस प्रेशर ऊपर चला जाएगा, ब्लड जो है, ब्लड पंप जो है स्टॉप हो जाएगा। तो हो भी सकता है कि ना भी हो कई बारी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पहले सुई लगा लेनी है, पहले फ़्लो चेक करना है। फ़्लो चेक करने का फ़ायदा ही यही होता है कि आपको साइन ऑफ इनफिल्ट्रेशन पता चल जाते हैं कि भाई किसी तरीके की मेरे को उसमें दिक्कत नहीं है, मरीज़ का जो फ़्लो है आसानी से आ और जा रहा है, ठीक है। तो आपने सुई लगा दी,
आपने देख लिया, फिर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। इसमें एक चीज़ अभी रहती है कि सिक्योरिंग दी एक्सेस साइट, वो आपको बताया जाएगा अभी। आप जब स्टार्ट करोगे तो ब्लड फ्लो जो है 120 से 150 रखना है स्टार्ट करते वक्त। और स्टार्ट करने के बाद आपको एक चीज़ जो सब लोग मिस करते हैं, ठीक है, जो मैं अब तक देखते आया हूँ, कि कोई भी वीनस प्रेशर नहीं देखता है। तो स्टार्ट करने के फ़ौरन बाद आपको वीनस प्रेशर मॉनिटर करना है 2-3 मिनट के लिए। वीनस प्रेशर ठीक है तो मतलब एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपकी सुई जो है वो सही लगी है। अब बाकी जो बात करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा दीपक शर्मा से कि वो बताएं एक्सेस साइट को सिक्योर करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, और किस तरीके से, कौन सी वो टेक्निक है, कौन सी निंजा टेक्निक है वो, जिससे एक्सेस साइट को, वैस्कुलर एक्सेस साइट को सिक्योर किया जाता है। सिक्योर मतलब टेपिंग और माइक्रोपोर की बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच सादी, आपने बहुत ही अच्छी एक इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेस साइट को सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है और किस टेक्निक से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, जो कि बहुत बार एपिसोड्स देखे गए हैं और आपके सेंटर्स में होते भी हैं कि पेशेंट जो आपके एवी फिस्टुला वाले जो आपके पेशेंट होते हैं, उनमें बहुत बार क्या होता है कि जब वो अपने बेड पर लेटे हुए हैं, आपने उनको नीडल लगाई और आपने उनको टेप लगा दी, माइक्रोपोर आपने लगा दी है। इसके बाद जब आप डायलिसिस शुरू कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम ऑफ द डायलिसिस 1 आवर और 2 आवर, कितना भी टाइम हो सकता है, उसके बाद जब पेशेंट टर्न करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, अचानक से कभी कभार नीडल जो है हाथ से निकल जाती है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो ऐसी ब्लीडिंग होती है जिसको आप स्टॉप नहीं कर पाते हैं, उसको आप मैनेज कर ही नहीं पाते हैं एनी हाउ। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेशेंट का जो ब्लड लॉस हुआ वो एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, जो कि पेशेंट को रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। अब ये एक पेशेंट के लिए एक मेंटल ट्रॉमा की तरह होता है कि भाई मेरा इतना सारा ब्लड निकल गया और अब वो ब्लड बनेगा कैसे, क्योंकि पेशेंट को पता है, आपको भी पता है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो कितना ही बन पाता है, कितने सारे इंजेक्शंस उसको लगते हैं, आपको डायलिसिस एडुकेट करनी पड़ेगी और कितने सारे इंजेक्शंस पेशेंट को देने पड़ेंगे, तब जा कर के उसका एक डायलिसिस ठीक से होगा और उसके बाद उसका थोड़ा थोड़ा ब्लड शायद बनेगा। लेकिन एक बार में, एक झटके में क्या होगा, इतना सारा उसका ब्लड निकल गया। क्योंकि जब आप ब्लड पंप चलाते हो, मशीन आप स्टार्ट करते हो, तो डायलिसिस स्टार्ट करते हो, तो मिनिमम 250, 300 या किसी किसी का 350 तक भी आप ब्लड पंप की स्पीड रखते हो। ऐसे केस में क्या हुआ कि जैसे ही नीडल आउट हुई, वीनस नीडल जैसे ही आउट हुई, ब्लड पंप की स्पीड चल रही है 300, और जितना टाइम आपको लगेगा, आपको कुछ सेकंड कम से कम लगेंगे जाकर भाग करके उसको स्टॉप करने में, लगभग उसका करीब करीब 300 से नहीं तो 150 या 200 ml तो उसका ब्लड निकल चुका होगा। क्योंकि उतने टाइम में जब तक आप स्टॉप करोगे, ब्लड पंप की स्पीड घूम रही है 350 या 300 के स्पीड पे घूम रही है, तो इतना सारा ब्लड लॉस होने से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी पड़ेगी? वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी पड़ेगी। इसका तरीका क्या है, कैसे आप बचा पाओगे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले जब आप नीडल लगा लेते हैं तो आपने उसको सिक्योर करना कैसे? हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। एक जो ट्रेडिशनल जो आप लोग फॉलो करते ही हैं, आप लोग माइक्रोपोर निकालते हैं और उसको एज इट इज़ चिपका देते हैं। एक बड़ा हिस्सा आप कट करते हैं और बड़े हिस्से को आप सीधा टेप नीडल के ऊपर चिपका देते हो। उससे क्या होता है, जो टेप होती है वो उसको पूरा उतना प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता नीडल के ऊपर, क्योंकि वो उसके आसपास का एरिया ज़्यादा कवर करती है, उस पॉइंट को कवर नहीं करती है, उस पॉइंट पे एक फोर्स नहीं आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नीडल निकल जाती है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनके हाथ पे जहाँ पर आप नीडल लगा रहे हो बहुत सारे हेयर्स भी होते हैं, बाल भी होते हैं, जिसकी वजह से जो टेप होती है वो अच्छे से चिपक ही नहीं पाती है और वो निकलने का ज़्यादा खतरा होता है। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, टेप को किस तरीके से लगाना है और नीडल को किस तरीके से सिक्योर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ पर आपने नीडल लगाई है, ये आपने नीडल लगा दी है। मार्कर मैं दूसरा लेना चाहूँगा क्योंकि मार्कर, हाँ, ये आपने नीडल लगा दी है, ये पेशेंट का एक्सेस आर्म है और यहाँ पर आपने नीडल लगा दी है। तो आपके पास क्या है, बेसिकली अभी माइक्रोपोर कुछ इस तरह की होती है आपकी। यहाँ से आप क्या करते हो, एक बड़ा सा हिस्सा लेते हो, इसको कट करते हो और इसको डायरेक्टली चिपका देते हो, जो कि सही तरीका नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है, आपको क्या करना है, माइक्रोपोर का इतना बड़ा हिस्सा तो निकालना है, लेकिन इसको इक्वली 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, पहला, दूसरा, तीसरा। इस माइक्रोपोर से आपको 3 इक्वल हिस्से निकाल लेने हैं। सबसे पहले जो आप निकालेंगे उससे आप कवर करेंगे बिल्कुल पॉइंट जहाँ पर आपने नीडल को लगाया है, इंसर्ट किया है, नंबर 1। तो
सबसे पहले आपने नंबर 1 यहाँ लगा देना है। आपने लेना है फिर दूसरा हिस्सा आपने लेना है और इसको इस तरीके से लगाना है कि ये नीडल को क्रॉस कर जाए, यहाँ से आके, और एक हिस्सा आएगा आपका ऐसे, इस तरीके से। ये आ गई आपकी नंबर 2, ये आ गई आपकी नंबर 2, और नंबर 3 आपकी आ जाएगी इसके ऊपर, यहाँ से ये आ जाएगी नंबर 3। इस तरीके से अगर आप एक नोट बना करके अगर नीडल को आप लगाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी नीडल, पेशेंट की जो नीडल होगी वो नहीं निकलेगी और ब्लड लॉस नहीं होगा। लेकिन बहुत बार आप लोग क्या करते हैं, अगर आपने ऐसे नीडल लगाई तो आप इतनी बड़ी माइक्रोपोर सीधा लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट नहीं हो पाता। इक्वल प्रेशर हर जगह पर होता है, यहाँ हर जगह इक्वल एक प्रेशर होता है, जो कि क्या होता है कि यहाँ फोकस नहीं कर रहा है, हर जगह फोकस कर रहा है। और जहाँ से भी थोड़ी सी भी टेप निकलेगी वो पूरी ही निकलती चली जाएगी। उसके बाद जैसे ही पेशेंट मूव करता है तो पेशेंट को हो जाती है ब्लीडिंग, जो कि हमें अवॉइड करना है। और इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, आम भाषा में आप लोग बोलते होंगे बटरफ्लाई टेक्निक, लेकिन इसका एक नाम है जो मैं आपको बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं शेवरॉन टेक्निक। ये नाम आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे कभी पूछा जाए, कोई आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कोई आपके सीनियर आपसे पूछ लें, या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे वहाँ पूछा जाए, तो आप ये चीज़ बता सकते हैं कि भाई इस तरीके से मैं नीडल को सिक्योर अगर करूँगा तो पेशेंट को जो है ब्लड लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर है। बहुत सारे लोगों का सवाल भी आता है और वो एक्सपीरियंस भी करते हैं कि जब हम नीडल निकाल रहे होते हैं वापस आफ्टर डायलिसिस, डीकैन्युलेशन के टाइम पे, तो जब आप टेप हटाते हो तो उसके साथ साथ नीडल भी खींच के आ जाती है। ये एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग करते हैं। इनको बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जब भी आप डीकैन्युलेशन करें तो पेशेंस के साथ करें, आराम से करें, धीरे से करें, क्योंकि जब आप जल्दबाजी में इस तरीके से टेप को निकालेंगे, खींचेंगे, तो नीडल निकलने की खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमेशा उसी टेक्नीशियन के साथ ऐसा इंसिडेंस होगा जो बहुत जल्दबाजी में इस काम को कर रहे होंगे। कोई भी टेक्नीशियन ऐसा जो सिंसियर होगा और बहुत आराम से इस चीज़ को करेगा, बहुत तसल्ली से करेगा, वो उसके साथ कभी भी इस तरह का इंसिडेंस होने के चांसेस नहीं होंगे। और ये मैं अपने एक एक्सपीरियंस के साथ ही आपको बता रहा हूँ। और ये प्रूवन टेक्निक है जो मोस्टली हर जगह अच्छी जगह यूज़ की जाती है। आप लोग भी इस चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो आप पेशेंट का ब्लड वेस्ट होने से बचाओगे और अपनी नॉलेज में कहीं ना कहीं इजाफा तो करोगे ही आप लोग, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। तो ये वो टेक्निक है जिसको आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। इसके बाद तो आपने कैनुलेट कर लिया, उसमें आप क्या क्या चेक करें? हाँ ठीक है। अच्छा, अब आपने जैसे पेशेंट को नीडल लगा दी है, नीडल लगाने के बाद अब हमने इसको सिक्योर भी कर दिया। अब आपने डायलिसिस शुरू करने वाले हो, ठीक है। लेकिन डायलिसिस शुरू करने से पहले भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये, जब आपने नीडल लगाई है तो साइड से कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा है। आपने आप टेप लगाने जा रहे हो, माइक्रोपोर आप लगाने जा रहे हो, उसको सिक्योर करने जा रहे हो, लेकिन आपने देखा नहीं कि कहीं से साइड से ब्लड तो नहीं आ रहा है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर ब्लड आ रहा है तो उसको अच्छे से क्लीन कर लो। इसके बाद आपने क्या किया, आपने माइक्रोपोर से इसको सिक्योर कर दिया। इसके बाद आपने फ़्लो चेक किया, फ़्लो आपका बिल्कुल स्मूथ आ रहा है। फ़्लो हमेशा ज़रूर चेक करें, कभी भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि मैंने नीडल लगाई है तो बिल्कुल सही लगाई होगी। हमेशा पहले फ़्लो ज़रूर चेक करो। गलती किसी से भी हो सकती है, सीनियर है या जूनियर है, हमेशा आपको फ़्लो चेक करना चाहिए। उसके बाद जब आपने फ़्लो चेक कर लिया है, फिर आप डायलिसिस स्टार्ट करें। आप आर्टरी कनेक्ट करें और उसको स्लोली स्टार्ट करें। ब्लड पंप की स्पीड आपको कम से कम रखनी चाहिए 120 से 150, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई भी पेशेंट हो, ठीक है। इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, बहुत बार क्या होता है कि जब आप नीडल लगा लेते हैं उसके बाद जब आप फ़्लो चेक करते हैं तो जो आपकी नीडल है उसमें कहीं ना कहीं एयर बबल रह जाते हैं। अब मान लीजिए आर्टीरियल में नहीं है, वीनस में कुछ हैं एयर बबल्स, तो अब उनको आप कैसे निकालोगे? सिरिंज से निकालोगे, वो निकलेंगे नहीं, फिर ब्लड वेस्ट होगा। सिरिंज में ब्लड ज़्यादा लेना पड़ेगा, उसको फिर आप डिस्कार्ड करोगे तब जा करके वो ऐसा ठीक होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसका ब्लड वेस्ट भी ना हो और एयर बबल भी निकल जाए, बहुत बार क्या होता है कि जब आप नीडल लगाते हो ब्लड आता है तो जो बीच का जो पार्ट होता है नीडल का, जो प्लास्टिक वाली साइड है, वहाँ पर बीच में थोड़े बहुत एयर बबल्स बन जाते हैं और एंड तक पूरा ब्लड रहता है।
ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, आपको उसको आर्टरी बना के सिर्फ उस टाइम के लिए डायलिसिस स्टार्ट कर दो, वो एयर बबल्स आपके आर्टीरियल लाइन में आ जाएंगे, ट्यूबिंग में आ जाएंगे, ब्लड पंप स्टॉप करो और वापस उसको आर्टरी में कनेक्ट करके फिर आप अपना जो है स्टार्ट कर सकते हो। फिर वो आपके जो एयर बबल्स हैं वो चले जाएंगे चैम्बर के अंदर, वो कहीं भी नीडल के अंदर नहीं रहेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, 120 से 150 तक आप स्पीड रखेंगे, डायलिसिस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वीनस एंड को कनेक्ट करेंगे। अब आपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो ब्लड ट्यूबिंग है उसमें कहीं कोई लीकेज ना हो। आपका एक्सेस आपने चेक कर लिया, वहाँ से कोई लीकेज नहीं है। आपकी नीडल आपने अच्छे से कनेक्ट कर लिया, आर्टरी को अच्छे से उसमें कनेक्ट कर दिया ट्यूबिंग को, वहाँ से कोई लीकेज नहीं है। और जब आपने डायलिसिस शुरू किया है तो आपकी मशीन में कोई अलार्म नहीं आ रहा है, आपने वीनस एंड को कनेक्ट कर दिया। और ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें कि वीनस प्रेशर पे आपको नज़र बना के रखनी है कि वीनस प्रेशर आपका ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या स्टेबल है। उसके बाद आपको मशीन अलार्म्स पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप जब नीडल लगा देते हैं तो क्या होता है कि वीनस वाली जब आप नीडल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इनफिल्ट्रेशन के चांसेस होते हैं। इनफिल्ट्रेशन समझते हैं आप लोग? चलो मैं शादी सर से पूछना चाहूँगा। शादी सर आप बताइए, इनफिल्ट्रेशन का मतलब आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए, कुछ नाम तो इसका ऐसा है कि लगेगा कि हम किसी चीज़ का फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, पर हम किसी चीज़ का इसमें फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। इनफिल्ट्रेशन जैसे कि हम लोग पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि सुई जो है वैस्कुलर एक्सेस पे न लग के, वेन में न लग करके सुई जो है बाहर के टिश्यूज़ में लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग की वजह से वहाँ पर स्वेलिंग आपको नज़र आएगी। और वो मशीन कैसे इंडिकेट करेगी? इन द फॉर्म ऑफ अपर वीनस प्रेशर अलार्म। तो ओवर टू यू, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, तो बहुत अच्छा आंसर दिया उन्होंने। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं, वीनस प्रेशर भी आपने चेक कर लिया। और इसके बाद जब आपने वीनस जो आपका रिटर्न भी जा रहा है वहाँ पर वीनस नीडल को भी आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, कहीं स्वेलिंग तो नहीं है। अगर स्वेलिंग थोड़ी सी भी ऑब्जर्व होती है तो वहाँ पर ब्लड पंप को तुरंत स्टॉप करो और उसको पहले चेक करो कि ये क्या इसका कॉज है, किस वजह से नीडल अगर सही से नहीं लगे तो उसको वहाँ से रिमूव करके दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हो। उस जगह पर दोबारा प्रिक नहीं करना है, क्योंकि अगर बार बार उस जगह पर प्रिक करेंगे, स्वेलिंग आ गई है तो पेशेंट का फिस्टुला ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, ये आपका क्या ख्याल है उन लोगों के बारे में जो कंबल ओढ़ के सो जाते हैं और अपनी वैस्कुलर आर्म को कवर कर लेते हैं एवी फिस्टुला को? क्या ये सही है और हम लोगों की क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोगों को क्या उसमें इंटरवीन करना चाहिए टेक्नीशियंस को? ओके, बहुत ही एक अच्छा आपका सवाल है। देखिए, बहुत जगह सेंटर्स में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे पेशेंट्स क्या करते हैं, ब्लैंकेट, अगर सर्दियों का टाइम होगा स्पेशली सर्दी के टाइम में ब्लैंकेट ले लेते हैं और अपनी एक्सेस आर्म को भी कवर कर लेते हैं और सर को भी कवर कर लेते हैं पूरा। या फिर अगर सर्दी या नहीं है, सर्दी का मौसम नहीं है, उनको वैसे ही थोड़ी बहुत सर्दी लग रही है, चाहे एसी से है कैसे भी, वो एक्सेस आर्म को अगर कवर कर लेते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत बार ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है इंटरनली, अंदर ही अंदर एक्सेस आर्म से या वीनस नीडल या आर्टरी से कहीं से भी ओजिंग शुरू हो जाती है, आप आम भाषा में कहते हैं आप लोग। तो वहाँ या फिर लूज़ कनेक्शन हो गया आपकी नीडल से, आपकी जो आर्टरी लाइन है वो लूज़ हो गई थोड़ी सी, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, या वीनस लाइन आपकी थोड़ी सी लूज़ हो गई, वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। ऐसे केस में बहुत बार क्या होता है कि पूरा बेड ब्लड से भर जाता है और टेक्नीशियंस को पता ही नहीं चलता है कि ये हुआ क्या है। ऐसे केसेस में पेशेंट्स की डेथ तक हो सकती है। ये बहुत एक सेंसिटिव मैटर है, आपको हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए कि भाई मुझे अपने एक पेशेंट का, हर एक पेशेंट का ध्यान रखना है। कोई भी अपनी एक्सेस आर्म, चाहे वो आपका ये फिस्टुला है, एक्सेस आर्म है, या फिर आपका कैथेटर, किसी पेशेंट को कैथेटर डाला हुआ है, वो कभी भी कवर नहीं करना चाहिए। स्पेशली अभी हम AVF की बात करें तो AVF पे आप हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी उसको ब्लैंकेट से कवर नहीं करने देना है पेशेंट को। पेशेंट अगर ज़बरदस्ती भी करते हैं, बहुत सारे पेशेंट नहीं भी मानते हैं, तो आपने उनको काउंसल करना है कि सर ये आप ही के फ़ायदे के लिए है, अगर आप इसको कवर करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे, अगर कोई ब्लीडिंग हो रही होगी तो आपका ब्लड लॉस हो जाएगा। आपने पेशेंट को काउंसल करना है और अपने टेक्नीशियंस को भी आपने इंस्ट्रक्ट करके रखना है कि कोई भी पेशेंट जो है अगर एक्सेस आर्म को कवर करता है तो ऐसा नहीं करने देना है, क्योंकि पेशेंट के लिए एक खतरा बन जाएगा, बहुत बड़ा, उनकी जान पे बन सकती है। तो ये इसके बारे में ये है। इसके बाद हमने बात करी कि आप जब डायलिसिस शुरू करते हैं कैन्युलेशन के बाद, पोस्ट कैन्युलेशन, तो ब्लड फ्लो रेट आपको रखना है 120 से 150।
चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। तो बाद में अब हम आ जाते हैं आखिर में डी कैन्युलेशन के बारे में। सबसे फेवरेट पार्ट, पेशेंट की डायलिसिस सही सलामत पूरी हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट का ब्लड रिटर्न करना है, उसके बाद नीडल को वापस बाहर निकालना है। तो देखिए डी कैन्युलेशन करने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जैसे कि मैंने शुरू में बताया, जब आप कैन्युलेशन करने जाते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि आप लोग क्या कर रहे होते हैं, या बहुत सारे टेक्नीशियंस क्या करते हैं, प्रिपरेशन सही से नहीं करते हैं। माइक्रोपोर नहीं लाए, या सिरिंज नहीं लेकर आए, या एल्कोहल स्वैब नहीं लेकर आए, या ऑन किट ही नहीं लेकर आए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको जब भी डीकैन्युलेशन करना है, नीडल्स को वापस बाहर निकालना है आफ्टर द डायलिसिस, तो आपने क्या करना है, अपनी ट्रे जिसमें आपको सारे कंज्यूमेबल्स रखने हैं, ऑफ किट भी रखनी है, और जो भी चीज़ आपको चाहिए, सामान उसमें चाहिए, जो भी कंज्यूमेबल्स चाहिए वो सब कुछ उसमें रख के लेकर आना है। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रे आप लेकर आएंगे वो 1% हाइपो से डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, और वो ड्राई होनी चाहिए। उसके अंदर कुछ भी गीलापन नहीं होना चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डीकैन्युलेशन के टाइम पर भी आप अच्छा खासा इन्फेक्शन पेशेंट को दे सकते हो अगर वहाँ भी आपकी ट्रे के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपके कंज्यूमेबल्स सही नहीं है। आप ऑफ किट लेकर आए हैं, आप ट्रे को डिसइंफेक्ट करके लेकर आए हैं, तो हमेशा चेक करें आपकी जो ऑफ किट है वो एक्सपायरी डेट के अंदर हो, वो एक्सपायर्ड ना हो। उसके बाद आपने क्या करना है, अपना जो उसके अंदर जो भी आपका गोज निकलता है, जिससे आपको उसको ब्लड को रोकना है नीडल निकालने के बाद, तो जेंटली आपने क्या करना है, नीडल को पुल आउट करना है, और जो गोज आप लगाएंगे उसको आपने लगा करके बहुत टाइटली नहीं रखना है, उसको उतना आपने रखना है कि फिशुला भी अच्छे से चलता रहे और ब्लड रुक जाए। आपको ज़्यादा प्रेशराइज करने की उसको ज़रूरत नहीं, नॉर्मल अपने हाथ से जितना आप लगा सकते हैं प्रेशर, सिर्फ उतना, ज़्यादा प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, आप उसको होल्ड करेंगे, कम से कम भी तो 2 से 10 मिनट का टाइम होता है। जितनी देर में पेशेंट का ब्लड स्टॉप हो जाए, आपने उतनी देर के लिए उसको होल्ड करके रखना है। क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियंस क्या करते हैं, गोज लगाया, नीडल को निकाला और उस पर टेप लगा दिया, जो भी कुछ उसको रोकने के लिए करते हैं कि भैया आप 4-5 घंटे बाद इसको खोल देना, आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। ये तरीका सही नहीं है। बहुत बार क्या होता है, सेंटर्स में ही क्या होता है, आप नीडल निकाल देते हैं, आप टेप या बेल्ट जो भी आप लगाते हैं वो लगा देते हैं, और पेशेंट यूनिट से बाहर गया और बाहर जाते ही उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। बी सेंसिबल, बी रिस्पॉन्सिबल। आपको क्या करना है, उसको गोज को आपने होल्ड करके रखना है जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। उसके बाद आपने वहाँ पर क्या करना है, गोज को लगाने के बाद टेप जो आपकी माइक्रोपोर है, माइक्रोपोर से उसको राउंड करके पूरा सिक्योर करना है। उसके बाद ही पेशेंट को सेंटर से भेजना है, क्योंकि पर टेक्नीशियन 3 पेशेंट्स तो रहते ही हैं, तो इतना टाइम आप दे ही सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी मशीन का डिसइंफेक्शन का भी टाइम रहता है। तो आप इजीली ये सारे टास्क कंप्लीट कर सकते हैं विद द पेशेंट सेफ्टी। तो ये सारी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आप ये सारी चीज़ें करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने बेल्ट भी लगा दिए। और बहुत बार क्या होता है कि जब आप आप जो ये माइक्रोपोर आप लगा देते हैं, गोज आपने लगा दिया, माइक्रोपोर आपने लगा दिया, इसके बाद बहुत बार क्या होता है कि साइड से देखने को मिल रहा होता है कि कहीं कहीं छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट्स होते हैं। आपने स्पेशली उन चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको आपने क्लीन करके भेजना है। पेशेंट आपके पास से जाए तो बिल्कुल उसका एक्सेस आर्म बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, वहाँ पर कहीं भी कोई ब्लड के स्पॉट्स नहीं होने चाहिए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखेंगे। तो अभी मेरी तरफ से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। इसके बाद मैं वापस करता हूँ शेख सादी सर के पास, तो वो भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे एंड में, और आपके जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे वो हम अब लेंगे और आपको आंसर करेंगे। ओवर टू सादी। तो काफ़ी लर्निंग्स हैं, बहुत सारा कंटेंट है, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आप अपने क्वेश्चंस पूछ लीजिए, आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिख दीजिए। शारिक बोल रहे थे रॉन्ग है, क्या चीज़ रॉन्ग है, आई डिडंट अंडरस्टैंड, पूरा आप लिखो चीज़, सब तब समझ में आएगी। ओके। और मेरा जो एक सवाल था मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ दीपक, कि जैसे कई बार क्या होता है, हमने सुई तो लगा दी, पर सुई लगाने के बाद ना फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है बार बार, है ना, हर 15 मिनट में लोअर वीनस प्रेशर अलार्म आ रहा है। तो ये क्या इसमें भी टेक्निक का कुछ रोल है क्या? इसमें हम कुछ इंटरवीन कर सकते हैं, इंटरवेंशन कर सकते हैं, नीडल के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हैं, ताकि जो है लोअर वीनस प्रेशर अलार्म आना बंद हो जाए, डायलिसिस में इंटरप्शन होना बंद हो जाए और हमारी एडिक्वेट डायलिसिस अचीव हो पाए।
डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं जो हमारी जो कैन्युलेशन टेक्निक्स हैं उसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल है कि बहुत बार क्या होता है कि जो अब जैसे कि मैंने काफ़ी टेक्नीशियंस को देखा है कि वो नीडल्स, लेट्स सपोज कि उनके पास एक 16 गेज की नीडल है और एक 17 गेज की नीडल है, तो वो वहाँ पर भी ये नहीं देखते हैं कि अगर मैं आर्टरी 16 गेज लगा रहा हूँ और वीनस में लगा रहा हूँ 17 गेज, तो इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है और ऐसे केस में वीनस प्रेशर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। वीनस प्रेशर बढ़ता है और टेक्नीशियन को ये समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। और जहाँ तक की बात है कि वीनस प्रेशर लो हो जाना, तो ऐसे केसेस में बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी जो ये नीडल है वो सही से नहीं लगी हुई है, वो प्लेसिंग उसकी बिल्कुल सही नहीं हुई है, या फिर अगर वो आपका जो वीनस रिटर्न है वहाँ से अगर वो डिस्कनेक्ट हो जाए या फिर निकल जाए, तो ऐसे केस में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और ब्लड जो है वेन में ना जाके वो बाहर जा रहा होता है, आपके बेड पर गिर रहा होता है, जो आपको पता नहीं चलता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि वीनस प्रेशर लो चला जाता है। अब इसमें हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आर्टीरियो वीनस फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ऐसे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आर्टीरियो वीनस फिस्टुला के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ईयरफोन दब रही है सर, जब आँख ही जगह निडल डालते हैं तो एक ही जगह, तो ब्लीडिंग क्यों होता है? अच्छा, बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। सेम पॉइंट कैनुलेशन जैसे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, सेम पॉइंट कैनुलेशन की वजह से वॉल्स वीक हो जाती हैं। वॉल्स वीक होने की वजह से वहाँ पर थिनिंग होने लगती है वैस्कुलेचर की, जो हमारी बारीक बारीक कैपिलरीज़ हैं, ठीक है, वो डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही वो डैमेज होंगी तो साइड से बराबर से आपको लीकेज देखने को मिल सकती है। तो सेम पॉइंट कैनुलेशन जो है हमारी कैपिलरीज़ को, हमारी वेजल्स की वॉल्स को वीक कर देता है, और जिसकी वजह से पेशेंट की जो ब्लीडिंग टेंडेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा, जो कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस की हम लोग बात कर रहे थे, आप लोग डाल सकते हैं वेरी गुड। स्टेनोसिस, स्टील सिंड्रोम, इन्फिल्ट्रेशन एंड आर AVF कॉम्प्लिकेशन। हिमांशु भाटिया इज कमेंटिंग हैंड में स्वेलिंग होना, ठीक है, स्टेनोसिस होना, शोभा वर्मा इन्फिल्ट्रेशन, गुड। सो इन्फिल्ट्रेशन तो है ही, हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इन्फिल्ट्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि खाली इन्फिल्ट्रेशन की वजह से मरीज़ जो है, ऐसा देखा जाता है एनुअली एक साल के अंदर 5% मरीज़ों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन होने की वजह से वो कैथेटर डिपेंडेंसी आ जाती है। मतलब उनका फिस्टुला अच्छा भला चल रहा था, फिर एक साल बाद क्या हुआ, एक साल में ऐसे 5% केस रिपोर्ट होते हैं जिसकी वजह से वो फिस्टुला से हट करके कैथेटर पे आ जाते हैं। और कैथेटर पे आना आप लोगों को पता ही है, इन्फेक्शन का सबब, इन्फेक्शन स्टार्ट होने की कहानी, और इन्फेक्शन से मोर्टेलिटी और फिर डेथ, है ना। तो कोशिश कीजिए कि प्रिजर्व करके रखें अपने आर्म्स को, अपने वैस्कुलर एक्सेस को। मरीज़ों को भी काउंसिल करना है, उनको बताना है हाथ धो के रखने हैं हमेशा। सुई लगवाने से पहले अपने घर से हाथ धो करके आएँ, हैंड वॉश करके आएँ अच्छे से साबुन से। अगर कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन है तो वो एक बार रिपोर्ट करें कि पस हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरीके से। इसके अलावा हैंड हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। हैंड हाइजीन से ही इन्फेक्शन जो है वो कैरी हो सकता है वैस्कुलर एक्सेस में। और कोई सवाल? ठीक है। स्टेनोसिस, इन्फिल्ट्रेशन, फिस्टुला ब्लीड क्यों हो जाता है आफ्टर डायलिसिस, टॉर्निकोइड को हटाने के बाद किसी हाँ, तो सिंपल सी बात है भाई, हमने अभी बताया कि हमारे AV फिस्टुला के अंदर जो है 600 ml से लेके 1 लीटर तक का फ्लो होता है। भाई फिस्टुला क्या है? फिस्टुला एक है इंटरवेंशन है, एक जुगाड़ है। हमने मोटे वाली पाइप का फ्लो पतले वाली पाइप में ले लिया है, आर्टरी का फ्लो हमने वेन में ले लिया है। तो कुछ लोगों में इतना प्रेशर होता है कि 4 घंटे का टाइम होता है। आपने जब उसको बैंडेज लगा के भेजा तो मरीज़ को बोलना है कि भाई कम से कम 4 घंटे तक उसको बांध के रखना है, 4 से 6 घंटे तक उसको बांध के रखना है, उस बैंडेज को नहीं हटाना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, ठीक है। और आपने हेपेरिन भी दिया हुआ होता है, तो जो ब्लड है वो थिन हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेशर तो है ही, और वो पिचकारी जैसे देखी होगी ना आपने, फव्वारा निकलता है ब्लड का, तो ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं। तो बिकॉज ऑफ हेपेरिन, बिकॉज ऑफ
हाई ब्लड फ्लो इन फिस्टुला उसमें ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि जब आपने बैंडेज कर दिया है उसके 4 से 6 घंटे बाद उस पट्टी को हटाना है जो आपने मरीज़ को लगा करके भेजी है। ये पेशेंट काउंसलिंग का पार्ट है, आप मरीज़ को ज़रूर ये बातें बताएं। ठीक है। स्टील सिंड्रोम पर्टिकुलरली कई बारी अनास्टमोसिस की वो होती है, कॉम्प्लिकेशन है कि किस टाइप की अनास्मोसिस की हुई है। कई बारी एंड टू एंड अनास्मोसिस में होता है कि हमारा जो ब्लड फ्लो है, देखिए क्या है कि मैंने 2 पाइप ली, फॉर एग्जांपल ये एक बार दीपक ये पकड़ना, ठीक है, मैंने 2 पाइप्स ली, ठीक है, इनमें है ना ब्लड फ्लो जा रहा था, ये क्लैम्प का इसमें यूज़ आएगा, क्लैम्प को ध्यान से देखना, तो ब्लड फ्लो ठीक से जा रहा था। अब मैंने क्या करा, ये जो ब्लड फ्लो है मेरा आगे हाथ तक जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको अपने हाथ पे लगा लूँ, ठीक है, ये इसको मैं वेन मान लेता हूँ, इसको नीडल मत मानो थोड़ी देर के लिए, मैं इसको वेन मान लेता हूँ, ठीक है, और ये जो है आगे तक मेरा ब्लड फ्लो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। मैंने क्या किया, मैंने इस वाली वेन को है ना यहाँ से क्लैम्प कर दिया, अब मेरा ब्लड फ्लो केवल यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है मेरा ब्लड फ्लो, आगे जा ही नहीं रहा। अब ब्लड फ्लो जब आगे नहीं जा रहा है तो ब्लड के साथ क्या जाता है, सबको पता है ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है, तो ब्लड के साथ जब ऑक्सीजन जाती है तो आगे हमारे टिश्यूज़ में भी ट्रांसफ़र होती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उसको लाइगेट कर दिया, कट कर दिया, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, ब्लड फ्लो तो मिल रहा है, दूसरे हमारी वेस्कुलेचर्स हैं, दूसरी रेडियो, अगर हमने रेडियोसेफेलिक फिस्टुला बनाया है तो ब्रेकियल आर्टरी है, ब्रेकियल वेन है, सिफेलिक वेन है, बहुत सारी चीज़ें वो ब्लड फ्लो उसको दे रही हैं, लेकिन जिसको हमने काट दिया, जिस वेन को, जिस आर्टरी को, वो वाली ब्लड फ्लो आगे तक नहीं पहुँचा रही है, जिसकी वजह से आगे के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हमने ऑक्सीजन चुरा लिया है, इसलिए इसका नाम है स्टील सिंड्रोम, जिसकी वजह से उसके हाथ में थोड़ा सा सुन्नपन हो सकता है, हाथ में दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टील सिंड्रोम है, मैं चाहूँगा आप एक बार ही रेफ़र भी करें, खुद से भी पढ़ें इसके बारे में, स्टील सिंड्रोम के बारे में। क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट क्या क्या एक बारी, जहाँ जहाँ हमारा पॉइंट होता है, दिख नहीं रहा है कौन सा है, किसका है, नाम बताओ सर। पोस्ट डायलिसिस रेडनेस, फिस्टुला ब्लीड क्यों हो जाता है आफ्टर डायलिसिस, टॉर्निकेट हटाने के बाद, रेडनेस, स्वेलिंग का रीज़न, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टेनोसिस, इन्फिल्ट्रेशन। सर पोस्ट डायलिसिस आर्टरी के बाद निकाल देते हैं, उसके बाद स्वेलिंग का रीज़न बताएं। हाँ, पोस्ट डायलिसिस आर्टरी के बाद निकाल देते हैं, आर्टरी कई बार निकाल देते हैं, उसके बाद आर्टरी में स्वेलिंग, वो कहना चाह रहे हैं कि पोस्ट डायलिसिस के बाद जब आर्टरी नीडल निकाल देते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है। तो यार वही है, मतलब आपने है ना डैमेज कर दिया हो सकता है कि किसी आसपास के टिश्यूज़ को, या आपने उस वेन को ही डैमेज कर दिया होगा, या वहाँ की कैपिलरीज इतनी वीक होंगी, वो डैमेज हो गई होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर वो रप्चर हो गई हैं कैपिलरीज, और छोटी वेन्स, वेन्यूल्स जो हैं वो रप्चर हो गए हैं और वहाँ पर ब्लीडिंग हो गई है, तो स्वेलिंग हो सकती है। अच्छा, इसमें सादी सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो आर्टरी स्वेलिंग की बात कर रहे हैं कि जब डीकैनुलेट कर दिया, नीडल को निकाल दिया, तो उसके बाद सही प्रेशर से उसको नहीं प्रेस करके रखा गया, होल्ड नहीं किया गया, जिसकी वजह से, हाँ राइट, हाँ दिस कुड बी अ रीज़न, राइट, वेरी राइट, कि आपने है ना ब्लीड उसको रोका नहीं, तो जो ब्लड है अल्टीमेटली कुछ है ना अंदर, कुछ फ्लूइड है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ रही है, ठीक है। अब वो फ्लूइड रप्चर होने की वजह से आया है, या फ्लूइड जो नेचुरली आपको रोकना था वो रुक नहीं पाया, जो आसपास के टिश्यूज़ में फैल गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है, ठीक है। तो उसका आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा सा हम लोग आइस पैक की रिकमेंड करते हैं, आइस पैक लगाने के लिए बोलते हैं, थ्रोम्बोफोब लगाने के लिए बोलते हैं, ताकि वहाँ पर ब्लैकनिंग ना हो और वो डिज़ोल्व हो जाए। हाँ, फर्स्ट कैनुलेशन ही गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट कैनुलेशन भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार हमें फिस्टुला स्टार्ट करना है तो पहली बार हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रिकमेंड ये किया जाता है कि हमें ना रिटर्न करना चाहिए। जब हम पहली बार किसी फिस्टुला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे लें ना ब्लड, उसमें रिटर्न करें आइडियली, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो वेन का डायमीटर है, जो फिस्टुला का जो आपने फिस्टुला बनाया हुआ है वो और खुल जाता है। जैसे हम पहनते हैं ना, स्लीपर पहनते हैं तो स्लीपर वाला बोलता है ना कि आज एक आध 2 दिन पहनो, एक हफ्ता पहनो, थोड़ी खुल जाएगी, अभी थोड़ी टाइट आ रही होगी। तो वैसे ही थोड़ा सा इसके साथ भी होता है फिस्टुला के साथ, कि पहली बार जब हम उसमें रिटर्न करते हैं तो ब्लड फ्लो अंदर जाता है, अंदर जाने की वजह से वो और उसको थोड़ा सा मैच्योर कर देता है, फ्लो को और मेंटेन अच्छे से कर देता है। तो पहली बार में रिकमेंड ये किया जाता है कि रिटर्न करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार में रिकमेंडेड ये है कि भाई पतली सुई का इस्तेमाल करें,
ठीक है। 16 गेज की सुई का इस्तेमाल ना करें, 17 गेज की सुई का इस्तेमाल करें। ब्लड पंप को हमेशा कम रखें और उससे भी पहले स्टेथोस्कोप से ज़रूर चेक कर लें कि भैया कहीं डिसकंटीन्यूअस साउंड तो नहीं आ रही पूरे सेगमेंट में। पूरा सेगमेंट चेक करो। वीजिंग एक कंटीन्यूअस साउंड आएगी, वीजिंग कैसी, ऐसे करके साउंड आएगी। जहाँ आप जैसे जैसे चेक करोगे अगर आपको डिसकंटीन्यूअस साउंड कहीं मिल रही है तो समझ लो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, कि एक जगह आ रही है साउंड, एक जगह नहीं आ रही है। तो ये कुछ असेसमेंट के पार्ट्स हैं। ये चेक कर लो कि 6 हफ्ते हो गए हैं फिस्टुला को, नहीं हो गए हैं तो 6 हफ्ते हो गए हैं तो भैया हम स्टार्ट कर सकते हैं मैच। उस पर थ्रिल आ गई है, ब्रूट आ गई है, बहुत पुरानी कहानी है, सब लोगों को पता ही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि पहली बार में ध्यान रखनी चाहिए। और क्या क्वेश्चन है? सेकंड क्वेश्चन, जहाँ जहाँ हमारे नीडल पॉइंट होते हैं वहाँ पेशेंट को इचिंग होती है, पॉइंट पर क्यों? देखो इचिंग क्या है ना, मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। यूरेमिक प्रोराइटस हो सकता है मरीज़ को, ठीक है, फॉस्फोएटीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया हो सकता है मरीज़ को। नीडल कई बारी जो मटेरियल होता है वो नीडल मटेरियल इनकम्पैटिबल हो सकता है स्किन के। जो स्टील है, स्टील ही होती है ना सुई में, कई बार इनकम्पैटिबल हो सकता है। कई बार हम शेव कर रहे होते हैं तो शेविंग की वजह से भी कई बार हमारे चेहरे पर इचिंग आ जाती है ना, क्योंकि वो स्टील का ब्लेड होता है। तो मटीरियल इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है। इसके अलावा माइक्रोपोर इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है और इन्फेक्शन। अल्टीमेटली आपने क्या चीज़ उसके ऊपर इस्तेमाल करी है जिसकी वजह से स्किन रिस्पॉन्स कर रही है इन फॉर्म ऑफ इन्फेक्शन। तो ये कुछ एक रीजंस हो सकते हैं। ठीक है सर, कैन अनीमिया कॉज फिस्टुला फेलियर? भाई ये थोड़ा सा है ना कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अनीमिया की वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलेगा नहीं फिस्टुला को, और वहाँ पर वो फेल होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कुछ लिटरेचर्स बोलते हैं कि हाँ अनीमिया की वजह से फिस्टुला फेलियर होने के चांसेस हैं। सर फर्स्ट कैनुलेशन के टाइम पर कभी कभी पूरा हैंड में स्वेलिंग क्यों होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैंने इसके आपको रीजंस बता दिए हैं कि 17 गेज की सुई का इस्तेमाल करना है, ब्लड फ्लो कम रखना है, वेनस प्रेशर ज़रूर मॉनिटर करना है, पहली बार में रिटर्न करने की कोशिश करनी है। ठीक है, लेना नहीं है। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट हूँ, 6 हफ्ते हो गए हैं, मैं लगा लूँगी सुई या लगा लूँगा, उसके बाद ही सुई लगानी है, छेड़ना नहीं है। एक बार लगाया, दूसरी बार ट्राई करो मैक्सिमम। ठीक है, तीसरी बार ट्राई नहीं करना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है सर फर्स्ट फैन, ठीक है, 4-5 आवर्स के बाद टॉर्निकोइड को हटाने के बाद ब्लीड हो जाता है जिसकी वजह से फिस्टुला बंद करना पड़ता है या बंद हो जाता है? देखो ब्लीड होगा तो भाई ब्लड लॉस हो जाएगा जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है मरीज़ और फिस्टुला पर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये अल्टीमेटली ना फिस्टुला आप इसमें ये चेक ज़रूर करो कि अनास्टमोसिस से 6 सेंटीमीटर दूर लगा रहे हैं या नहीं। अनास्टमोसिस के आसपास लगा दोगे तो ज़्यादा डैमेज होने के चांस है, इसलिए ब्लड फ्लो कई बार रुकता नहीं है। ठीक है, इसलिए बार बार बोला जाता है कि 6 सेंटीमीटर दूर लगाओ ताकि अनास्मोसिस जहाँ सिलाई हुई है उस पर कोई इफेक्ट ना आए। उस पर इफेक्ट आ जाएगा, वो खुल जाएगी और ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो हम ऑलमोस्ट ओवर कर रहे हैं। लास्ट एक आध क्वेश्चन है सर, कभी कभी जो फिस्टुला पिकअप करते हैं तो ड्यूरिंग डायलिसिस के टाइम, आप बताना चाहोगे तो आप आंसर करो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्या क्वेश्चन है ये? सर कभी कभी जो पिक करते हैं तो ड्यूरिंग डायलिसिस टाइम में हाथ स्वेलिंग हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए इसके 2 चांसेस हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि आपने जो आर्टरी लगाई है या तो आर्टरी से होगा या वेन से होगा। अगर आपने आर्टरी लगाई है और आर्टरी साइड में क्या किया है कि आपने वेन को इंटरनली इंजर्ड कर दिया है, जिससे क्या होगा उसकी वॉल जगह से कट गई है। बहुत बार क्या होता है कि आप मल्टीपल ट्राई करते हैं, 2 या 3 बार आप लोग ट्राई कर रहे हैं, तो उसने आपने क्या किया, उसके जो आर्टरी है उसमें आपने होल कर दिया, जो वेसल उसको आपने इंजर्ट कर दिया, तो आपने उसको वापस निकाला और दूसरी जगह आपने लगा दिया। आपने देखा कि ब्लड फ्लो तो अच्छा आ रहा है, लेकिन जहाँ पर आपने पहले लगाया था वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हुआ और वो इंटरनल टिश्यूज़ के अंदर ब्लड भरने लगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से स्वेलिंग हो जाती है। दूसरा ये कि जब आपने डायलिसिस स्टार्ट कर दिया है और वीनस रिटर्न जो आपने लगाया वो थोड़ा सही नहीं लगा हुआ है, थोड़ा ब्लड वेन में गया, थोड़ा ब्लड टिश्यूज़ में गया, तो इनफिल्ट्रेशन की वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है। उसके बाद क्या है कि फिस्टुला आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम जो आपने अगर प्रिक किया है तो सेम जैसे अभी सादी सर ने बताया कि 17 गेज आप नीडल इस्तेमाल करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, 16 गेज को आप अवॉइड करें शुरू में।
इंटरनल ब्लीडिंग अगर फिशुला इनसाइड एंड स्वेलिंग हो जाती है उस कंडीशन में क्या करें? देखिए, ऐसी कंडीशन में अगर इंटरनल ब्लीडिंग है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप उसको आइस पैक रखें वहाँ पर, और उसके बाद वहाँ पर अभी फ़िलहाल नीडल को निकाल दें और डायलिसिस कंटिन्यू बिल्कुल भी ना करें। अगर स्वेलिंग थोड़ी बहुत भी आप ऑब्जर्व करते हैं और डॉक्टर से तुरंत कोऑर्डिनेट करें, और डॉक्टर जो भी मेडिसिन बताएंगे, जो भी लोशंस बताएंगे, जैसे कि थ्रोम्बोफॉब, ज़्यादातर लोग जानते हैं थ्रोम्बोफॉब, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वो सारी चीज़ें आप पेशेंट को आप बताएं डॉक्टर से कोऑर्डिनेट करने के बाद। हिमांशु भाटिया पूछ रहे हैं फिशुला निडल में एनएस भर के निडल लगाना सर राइट है यार? बेसिकली देखिए, रिकमेंडेड है कि हाँ लगाना चाहिए, बिकॉज इसका एक बेनिफिट ये बहुत अच्छा होता है कि जब आप देखिए, अगर आप ड्राई नीडल लगा रहे हैं उसमें आप उसका फ्लो जब आप चेक करते हैं तो उसमें क्या है कि अभी सलाइन नहीं है, और आप उसमें ड्राई सिरिंज लगाएंगे, सिरिंज के अंदर भी कोई सलाइन नहीं है, क्योंकि सिरिंज के अंदर आप सलाइन भर नहीं सकते क्योंकि आपको फ्लो चेक करना है। तो आप क्या करते हैं, सिरिंज को डायरेक्ट अटैच करते हैं, तो आपकी सिरिंज भी कॉन्टेमिनेट होती है, डायरेक्टली ब्लड के आपके जो कॉन्टैक्ट में आती है। लेकिन अगर आप सिरिंज को आपकी जो नीडल है उसको अगर आप प्राइम करके लगाएंगे तो क्या होगा, सिरिंज में भी आपका थोड़ा सलाइन रहेगा, तो उससे क्या होगा कि जब आप फ्लो चेक करेंगे तो ब्लड आपका पूरा ट्यूबिंग से होते हुए सिरिंज तक नहीं पहुंचेगा, सिर्फ सलाइन ही होगा जो सिरिंज के अंदर होगा और नीडल के अंदर होगा, उससे आपका प्रॉपर फ्लो आप चेक कर पाओगे, और उसके बाद आप नीडल ईजिली आपको मतलब इंश्योर कर पाओगे कि सही लगी है। इसके बाद रत्नेश पूछने से डायलाइजर रिप्रोसेसिंग, देखिए अभी डायलाइजर का सेशन नहीं चल रहा है फिलहाल, कैन्युलेशन का, तो इसी पे फोकस कर रहे हैं। हिमांशु भाटिया, फर्स्ट कैन्युलेशन के टाइम सर आर्टरी नीडल को वेन क्यों बनाते हैं? देखिए, इसका कारण ये है कि फर्स्ट डायलिसिस अगर पहली बार अगर आप नीडल लगा रहे हो किसी फिशुला में, तो क्या है कि उसको रिटर्न के लिए हमें अभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि शुरू में अगर आप उसको आर्टरी बना देंगे तो वहाँ से उसका जो एक प्रेशर एक जो कह सकते हैं ना कि एक उसकी अभी आदत नहीं हुई है, फिशुला पूरे तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है उस प्रेशर को झेलने के लिए। अगर आप उससे ब्लड का फ्लो लेने की कोशिश करेंगे तो बहुत बार हो सकता है कि फिशुला इंटरनली उतना अच्छा मैच्योर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा अच्छा सा फ्लो आपको दे पाए। वो भी 17 गेज की नीडल लगाकर आपको उसमें वीडनेस बना करके उसको रिटर्न ही करना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट उसकी वॉल्स थोड़ी मजबूत हो जाएं, जिससे कि वो प्रेशर को झेल पाए, और उसके बाद वो डायलिसिस अच्छे से आपका स्मूथली हो पाए। तो इसी सभी क्वेश्चंस के साथ हम लोग अभी इसी सेशन को कंक्लूड करेंगे। मी एंड सादी सर अभी कंक्लूड करते हैं सेशन को, और बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत ही मज़ा आया आप लोगों के साथ बात करके, और ऐसे ही वापस हम लोग आप लोगों से कनेक्ट करेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, और अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कीजिए, जो भी हेल्थ केयर वर्कर हैं या नहीं भी हैं, सबके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।